तो पहले एक सेकंड पहले तो इसको रोको। तो कल की क्लास में एंटी मुगल लीग पे बात कर रहे थे। तो एंटी मुगल लीग में 3 एलिमेंट्स हैं, जो 3 मेन बंदे हैं उनको याद रखिएगा। अजीत सिंह, मारवाड़ मारवाड़ आमिर, ये आपको याद नहीं रखना, ये जो राजस्थानी है उनको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में बड़ा रोल आता है जगह का, और वहां तक पूरा इन डेप्थ स्टडी है इसके बारे में। और सबसे अच्छी चीज ये कि राजस्थान की हिस्ट्री में ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ पूरी, तो काफी इनकेस अगर आपको इनके बारे में कभी पढ़ना भी हो तो मैं डिटेल में बता भी दूंगा। तो जयसिंह टू एंड दुर्गादास राठौर, तो अजीत सिंह, जयसिंह टू, दुर्गादास राठौर, ये 3 मेन बंदे हैं। दुर्गादास का भी बड़ा अच्छा इतिहास रहा, राजस्थान बताऊंगा, बड़ा ही वफादारी वाला इतिहास रहा, बट पीठ में खंजर, इसको बोलते खंजर घोपने वाला, वो इनके साथ होगा बाद में। राजस्थान की हिस्ट्री देखी तो ये 3 लोगों ने एंटी मुगल लीग स्टेबलाइज करी 1708 के अंदर। अब ये क्या कर रहे थे, इनकी जो पॉलिसी थी वो ये थी कि अपॉर्चुनिटी के हिसाब से काम कर रहे थे। जैसे कि अगर फर्रुख शाह और सईदी ब्रदर के बीच में टसल हो रहा है, तो उसमें अजीत सिंह ने सपोर्ट करा किसको, सईदी ब्रदर को, तो उसको क्या बना दिया, गवर्नर ऑफ गुजरात एंड अजमेर। सिमिलरली जयसिंह ने सपोर्ट करा जिसको, एंटी सईदी पार्टी को, तो उन्होंने बना दिया गवर्नर ऑफ द आगरा। तो इस तरह से मौके का फायदा उठाने वाली जो उन्होंने पॉलिटिक्स को स्टार्ट कर दी और अपनी टेरिटरी को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो ये कुछ इस तरह का एंटी मुगल लीग के बारे में 2 से 3 पॉइंट अगर इन केस अगर आता है मेंस एग्जामिनेशन में, तो आप इस तरह के जो पॉइंट मैंने बताया एज इट इज आप लिख सकते हैं। और एक मेरे पॉइंटों के बारे में ध्यान रखिए, जो मैं पॉइंट बनाता हूँ, जो पॉइंट लिखता हूँ, वो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बुलेट पॉइंट के हिसाब से होते हैं। तो अगर आप एज इट इज इन्हीं पॉइंट को भी लिख दोगे तो भी आपको काम चल जाएगा, क्योंकि वर्ड लिमिट हमारी 250 वर्ड्स की होती है। नेक्स्ट, अब जितने भी राजपूत रूलर्स हैं, बहुत सारे रूलर्स हैं हमारे जो 18th सेंचुरी के अंदर, बट हम 18th सेंचुरी स्पेसिफिक 18th सेंचुरी में बात कर रहे हैं, तो वहां सिर्फ हमें एक के बारे में बात करनी है, जयसिंह टू, ये राजा सवाई जयसिंह, आमेर वाले, जयपुर वाले, इनके बारे में बात करनी। तो ही वाज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ द 18th सेंचुरी, सवाई जयसिंह, इनका ये पूरा ड्यूरेशन है। मेन क्या क्या पॉइंट हमें याद रखने हैं, मैं उसी के हिसाब से बात करूंगा। जयपुर सिटी के फाउंडर कौन थे, यही जैसे पता चलेगा, जयसिंह, जयपुर सिटी फाउंड करी। एस्ट्रोनॉमर थे, पढ़ने लिखने में ये भी हमारे टीपू सुल्तान की तरह होशियार थे। ज्योमेट्री टिग्नोमेट्री पे बहुत अच्छी कमांड थी, तो एस्ट्रोनॉमी करी इन्होंने। जंतर मंतर बनाए, जंतर मंतर आपने कभी देखा हो दिल्ली के अंदर, जयपुर में तो आप नहीं आएंगे, बट ये जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, उज्जैन में भी है, वाराणसी और मथुरा में भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा जंतर मंत्र के बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो अभी आज ही क्लास खत्म होने के बाद गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा एक्जैक्टली क्या होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे जो कि लॉगरिथम पे या ज्योमेट्री से जुड़े हुए थे। एक तो नेपियर्स का वर्क था, एक यूनिट का जो एलिमेंट ऑफ ज्योग्राफी थी उनका इंग्लिश से ट्रांसलेशन करा संस्कृत में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश में भी कमांड होगी और संस्कृत में भी कमांड होगी, तो पढ़ने पढ़े मतलब दूसरा बोलते हैं एक एजुकेटेड बंदा था। साथ में सोशल रिफॉर्मर भी थे, सती खत्म कर, अबोलिश कर दी सती इन्होंने अपने टाइम पे। साथ में जो शादियों पे जो हजारों लाखों रुपए, हजार लाख उस समय के हिसाब से जो भी पैसा खर्च होता था उसको इन्होंने रोक लगाई। क्यों? क्योंकि हर बंदा फिर बाउंड होगा शादियों के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए, और उसकी वजह से जो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स है वो इंक्रीज हो रहे थे, वो बढ़ रहे थे, क्योंकि हर बंदा इतना कैपेबल नहीं होगा इतना पैसा खर्च कर सके। सो वो बेटियों को आने ही नहीं देते, आते ही उनको मार देते, तो ये बहुत ज्यादा हो रहा था उस समय। तो इसलिए उन्होंने ये रोक लगा दी कि कोई भी शादियों पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करो। आज के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा जो सोशल रिफॉर्मर है, खासकर जो धर्म गुरुज होते हैं, वो इसी बात पे जोर देते हैं कि शादियों में मिनिमम पैसा खर्च किया जाए। वो इसी रीजन है कि आप तो कर दोगे लेकिन जो गरीब है वो नहीं कर पाएगा, और फिर यही चीज वापस से दोबारा से होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो चीज वैलिड भी है। खैर, वो बोलने से कुछ फायदा नहीं है, जब हम लोग कुछ बन जाते हैं तो शो ऑफ करना पड़ा जाए। शादी सबसे बढ़िया तरीका होता है शो ऑफ करने का, लोगों को दिखाने का कि हमारे पास कितने पैसे हैं। 20 25 30 50 लाख रुपए लगाते हैं, अरे 20 25 30 50 लाख के अंदर भैया अपना फ्लैट लो, गाड़ी लो, मस्त रहो, लाइफ जियो, घूमो फिरो, 50 लाख पूरा 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 वर्ल्ड घूम लो। बट नहीं, शादी में ऐसे मेहमानों को बुला के खिलाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं, कुछ भी खिला तो उनको कभी पसंद नहीं आता, ठीक है, फूकट में, जिनको आप जानते भी नहीं है। तो ये गलत सिस्टम है इंडिया के अंदर। सिंपल शादी करनी चाहिए, और जो पैसा है वो कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए। बेटर है कि अगर आपको पढ़ाना है तो किसी गरीब के 2 3 बच्चे को देख लो जो एजुकेटेड जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाओ। आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं ना, तो उसके हिसाब से सोचना स्टार्ट करो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि खर्चा नहीं करें, मैं थोड़ा सा 2 मिनट टॉपिक से हट रहा हूँ, बट मैं एक चीज बता देता हूँ कि जब आप सिविल सर्वेंट बन रहे हैं तो आपके अंदर कुछ चीजें जो है फंडामेंटल जो वैल्यूज है वो आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले फंडामेंटल वैल्यू क्या है कि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है उस पर पूरा बिलीव होना चाहिए। जो भी इसमें लिखा गया वो आपके लिए ये मान के लिए कि भाई लास्ट लाइन है, कि इसमें जो लिखा हम इसी को फॉलो करेंगे। सेकंड चीज, आइडियली आप कैसे भी हो, ठीक है, किसी भी तरह की आपकी थिंकिंग हो, बट आप जब भी कभी एग्जाम दे, जब भी कभी ऐसे लिखे, एथिक्स लिखे, जो भी बात करें, तो उसमें आपकी थिंकिंग बिल्कुल एक सिविल सर्वेंट की तरह ही होनी चाहिए, कि हम समाज की बस सेवा करने के लिए आ रहे हैं, हमारा और कोई मकसद नहीं, ना हमें पैसे से मतलब, ना हमें पावर से मतलब है, हम समाज की सेवा करेंगे बस। बट एक्चुअली हमें पता है ना, हमारे पास जॉब नहीं है, तो और कोई ऑप्शन नहीं था, सबसे बेस्ट तो सिविल सर्वेंट से, चलो यही कर लेते हैं, ये नहीं तो कुछ और लगी जाएगी। अगर सिविल सर्वेंट लग जाते तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली तो हमने ये मोटिव है हमारा पीछे। खैर फिर ये खत्म हो गया, राजपूत के बारे में बात करता हूँ। केरला पे आते हैं। केरला की 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट थी, कैलिकट, कोचीन,
चिराकल चिराकल एंड ट्रेवनकोर। तो ये इनमें से आपको सिर्फ ट्रेवनकोर के बारे में, बहुत छोटा है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं आना, कोई क्वेश्चन आया भी नहीं इससे। तो ट्रेवनकोर क्या है? ट्रेवनकोर में इनिशियली कैपिटल थी पद्मनापुरम और बाद में शिफ्ट कर दी तिरुवनंतपुरम पे। एक तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें कि इनिशियली क्या थी, बाद में क्या थी। फिर दो रूरल्स के बारे, दो किक के बारे में, दो ये जो बंदे इनके बारे में याद रखिएगा, मार्तंड वर्मा और रामा वर्मा। मार्तंड वर्मा ने क्या करा कि कन्याकुमारी से लेकर कोचीन तक की पूरी अपनी टेरिटरी एक्सपांड कर दी। मतलब ऑब्वियसली बात है, टेरिटोरियल एक्सपांशन इस टाइम पे थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए इसका नाम लिया जा रहा है। और भी बहुत सारे रूरल्स में से सिर्फ दो ही के नाम क्यों है। सेकंड, डच को डिफीट करा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि केरला में डच को डिफीट करने वाला रूलर कौन था? मार्तंड वर्मा। प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनली एंडेड देयर पॉलिटिकल पावर, इनकी पॉलिटिकल पावर ही खत्म कर ली केरला से। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से, ठीक है। फिर रामा वर्मा के बारे में आते हैं। तो रामा वर्मा से याद रखिएगा कि इन्होंने तिरुवनंतपुरम को एक स्कॉलर आर्ट का एक कैपिटल बना दिया था, ठीक है। तो स्कॉलरशिप एंड आर्ट का जो बेसिकली जो कैपिटल है वो किसको शिफ्ट कर दिया? जो रामा वर्मा ने कहा बना दिया, जो ये त्रिवंद्रम को, ठीक है। मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, त्रिवंद्रम। सो 3 पॉइंट है, 2 या 3 पॉइंट। केरला खत्म, केरला के बारे में ज्यादा नहीं है। फिर भरतपुर पे आते हैं, जल्दी से जब खत्म करते हैं, आज का क्लास हमें खत्म भी करनी है। तो भरतपुर पे आते हैं। भरतपुर में जाट थे। अब जाट क्या है? जाट कोई रिलीजियस कास्ट नहीं है, ये एक एग्रीकल्चर की कास्ट है। इसमें सारे रिलीजन आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है, वो सब अपने आप को जाट बुला सकते हैं अगर वो एक किसान है तो, ठीक है, किसान है तो। सो ये जो जाट है ये एक्चुअली दिल्ली मथुरा के आसपास का इलाका, अभी आप में कोई रहते होंगे तो आपको पता ही होगा, भरतपुर के आसपास का जो रीजन है ये जाट ट्राइब्स में आता है। पूरे जाट ट्राइब का एक कैप्चर है यहाँ पे। तो इनके बारे में हमें क्या क्या पॉइंट याद रखने। तो पहली जो जाट स्टेट थी वो भरतपुर थी, जो कि राजस्थान में है, जिसके फाउंडर थे चूरामन एंड बदन सिंह। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया। आइए जरा चूरामन बदन सिंह के बारे में बात करते हैं। दोनों के बारे में 2 पॉइंट याद रखने। चूरामन के बारे में आप ये याद रखिएगा कि जो फोर्ट है थून वाला, वो चूरामन ने बिल्ड किया था, बाद में उसको कैप्चर कर लिया था जयसिंह टू ने। अब जयसिंह टू ने क्यों कैप्चर किया? ऑब्वियसली बात है, मुगल आर्मी को लीड कर रहा था जयसिंह टू। सो एक थून वाला फोर्ट किसने बनाया? चूरामन ने। बदन सिंह ने क्या बनाया? बदन सिंह ने बनाया दीग, कुमेर, वियर और भरतपुर के फोर्ट। तो बस ये एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट ऊपर वाले में इंपॉर्टेंट, 2 ही पॉइंट पढ़ने हैं। सूरजमल सुजन सिंह के बारे में। अभी सूरजमल वही सूरजमल है, अगर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मूवी देखी होगी तो पानीपत मूवी में ये जो अर्जुन कपूर को लास्ट में बोलते हैं कि भैया वो कैरेक्टर दिखाया गया है, हालांकि हिस्ट्री के हिसाब से वो गलत है, हिस्ट्री में ऐसा नहीं था। मैंने जो बुक पढ़ी उसमें ये बताया गया था कि सदाशिव राव जो है, भाऊ जो है, जो एक्चुअल में अर्जुन कपूर थे, उनका एटीट्यूड बड़ा बेकार था। तो ये जो सूरजमल है वो एक्चुअल में मराठाओं को सपोर्ट करना चाह रहे थे इस बैटल के अंदर, और बहुत बड़ा सपोर्ट था इनका। क्यों सपोर्ट था मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ कि सूरजमल का रोल क्यों इतना ज्यादा है। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि सूरजमल ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में सपोर्ट नहीं करा मराठाओं को, और ये बहुत बड़ा रीजन रहा मराठाओं की हार का। अब क्यों ये रीजन रहा? क्योंकि सूरजमल अब है कहाँ पे? भरतपुर पे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो कर रही है, पानीपत पे हो रही है। भरतपुर से पानीपत में डिस्टेंस ज्यादा नहीं, पास में ही, दोनों ऑलमोस्ट डिस्टेंस, एक में गूगल मैप चेक कर लेना, चेक नहीं किया, बहुत पास में, मतलब ज्यादा डिस्टेंस है नहीं दोनों के बीच में। वेट करो, मैं इतना सॉरी सॉरी सर इंजीनियर भरा गया मेरे अंदर का। हाँ, तो टोटल जो डिस्टेंस है दिल्ली पानीपत और भरतपुर बीच में लगभग 290 किलोमीटर आसपास है। तो क्या हुआ कि जब ये बैटल लड़ेगी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो इस पर्टिकुलर बैटल में जो अपने क्या नाम है, मराठा थे, मराठा अपनी सप्लाईज के लिए भरतपुर पर डिपेंडेंट था। भरतपुर पे क्यों डिपेंडेंट थे? मैंने आपको बताया था कि पहले जो भी बैटल होती थी दिल्ली पे डिपेंडेंट होते थे। इस बार दिल्ली पे डिपेंडेंट क्यों नहीं हुए? क्योंकि दिल्ली के रास्ते में कौन थे? अब्दाली। रास्ता ब्लॉक था, तो दिल्ली जा नहीं सकते। अब पानीपत मूवी देखिए, आप समझ जाओगे जो मैं बोल रहा हूँ। तो कंप्लीटली भरतपुर पर डिपेंडेंट थे। और ये जो अपने क्या नाम है, ये जो आए थे, क्या नाम है, कौन था ये कंजर जो आया था, अब्दाली, है ना। ये किस पे डिपेंड था? इसके पास तो नजीब उद्दौला भी था रोहिलखंड से, और सुजा उद्दौला भी था, दोनों इसके सपोर्ट में लड़ रहे थे। तो ये अपने सप्लाई के तरह उनके ऊपर डिपेंडेंट था। अब हुआ क्या, सूरजमल ने अपना हाथ खींच लिया, इस बैटल से पीछे खींच लिया। वो भी किस लिए? क्योंकि सदाशिव राव का एटीट्यूड बेकार था, तरीका सही नहीं था एक रूरल से बात करने का। तो उससे ये हुआ कि इनको बैटल, मराठाओं को बैटल खाली पेट लड़नी पड़ी, भूखे ये युद्ध लड़े, कई कई दिन के भूखे। अब सोचो भूखा इंसान कितना ही पावरफुल हो, उसको सामने वाले बंदे को उसको मारना बड़ा ही आसान हो जाता है। तो बहुत बड़ा एक आप ये मान सकते हैं बहुत बड़ा रीजन है सूरजमल का सपोर्ट नहीं करना मराठाओं को। हालांकि ऐसा नहीं है, जो सिपाही भाग के आ रहे थे या जो सिविलियन थे जो इनके साथ में थे, जो सिविलियन भी भाग के आ रहे थे, उनको सूरजमल ने सपोर्ट दिया, उनको मेडिसिन वगैरह, खाना पीना सब कुछ दिया। और ऐसे मैंने इस बैटल में ये भी, मैंने बुक्स में ये भी पढ़ा इनके बारे में कि भले ये बैटल में नहीं थे, बट इनका पूरा सपोर्ट मराठाओं की तरफ था। हमेशा चाहते थे कि मराठा ही जीते,
ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली बात है ईगो के इशू की वजह से, हालांकि एंड ऐसा ही होगा कि सूरजमल की जो डेथ होगी वो नजीब उद्दौला के हाथ में होगी। मतलब जिस बैटल में ये नजीब भी था ना पार्टिसिपेंट, तो ये छोड़ के आगे, बाद में उसी नजीब उद्दौला से लड़ते हुए इनकी मौत होगी। तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी नुकसानदायक रहा, और मराठाओं के लिए तो खैर रहा ही। ठीक है, तो सूरजमल क्या है, फॉलोइंग ए मीटिंग विद सदाशिवराव भाऊ, ही डिसाइडेड टू जॉइन द मराठा अगेन ही डिसाइडेड टू जॉइन विद द मराठा अगेंस्ट द अब्दाली, बट सून डिफरेंस इमर्ज बिटवीन देम। सूरजमल डिसाइडेड टू रिमेन न्यूट्रल। न्यूट्रल उसने कहा मैं किसी का सपोर्ट नहीं करूंगा। वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द मराठा लॉस ड्यूरिंग स्ट्रगल डिपेंडेंसी, देखिए अब्दाली की डिपेंडेंसी किसके, रोहिलखंड नजीबुद्दौला के ऊपर, और मराठा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जाट किंगडम के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली तक का रास्ता वो इन्होंने रोक रखा है। मराठा आर्मी हैड टू फाइट ऑन द इम्पटी स्टोमक। However, Surajmal provides considerable assistance to the Maratha soldier and civilians who escaped the fighting. जो भाग के आगे थे उनको obviously assistance वगैरह इसमें provide किया। Surajmal has been called as the Plato of the Jat tribe and the Jat Ulysses, ठीक है, because of his political sagacity and steady intellect and clear vision। ये दो इसके टाइटल दिए गए। मैं चाहूंगा आप जब इसको पढ़ें, जब यूट्यूब पे आप ये वीडियो देखें, तो मुझे जरूर बताएंगे कि प्लेटो और ये जो यूलिसिस है ये एक्चुअल में है कौन, ये कोई फिलोसोफर है या कहीं के कोई किंग है, क्यों ये टैग दिया जाता है किसी को भी। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस कमेंट का, इस सवाल का जवाब मुझे दें। He died on 25th December 1760 fighting with the Rohilla under the नजीबुद्दौला। वही नजीबुद्दौला से लड़ते हुए वापस इनकी डेथ हो जाती है। सो एंड ऑफ द इनके खत्म होते ही जाट किंगडम हमारी खत्म हो जाती है। तो यहां तक थी जाट के बारे में बात। अब आते हैं अफगान, बहुत छोटा था अफगान, तो फर्रुखाबाद है, रोहिलखंड, इतना सा याद रखना कि फर्रुखाबाद किसने स्टेबलाइज किया, मोहम्मद खान बंगेश ने, जिसको अहमद खान बंगेश भी बोलते हैं। और रोहिलखंड किसने स्टेबलाइज किया, अली मोहम्मद खान। तो ये दोनों के कौन कौन जिसने स्टेबलाइज किया, प्लस अगर टेरिटरी पे बात करें तो फर्रुखाबाद अलीगढ़ और कानपुर के बीच में है। वे है जो रोहिलखंड है ये हिमालय के फुटहिल्स पर है, मतलब नॉर्थ में कुमाऊं रीजन है और साउथ में गंगा है। ये आपने थोड़ा सा देहरादून साइड में बोल सकते हो, देहरादून के जो इस जो पास का इलाका है वो ही हमारा रोहिलखंड। आप गूगल मैप पे भी आप चेक कर सकते हो। मुझे एक्चुअली समझ में आता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद लगता है कि यार मैप एक इंक्लूड कर देता बहुत अच्छा होता रोहिलखंड का, बट चलो अगली बार कभी पढ़ाएंगे तो इन दोनों का एक मैप भी दे दूंगा। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इनके फाउंडर के नाम पता है, बहुत है, इससे ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। कैपिटल ये क्या याद रख लीजिएगा आप चाहो तो रोहिलखंड की, रोहिलखंड की इनिशियली कैपिटल बरेली थी, बाद में इन्होंने रामपुर शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो बस हो गया खत्म। इतना सा है हमारा छोटा सा अफगान के बारे में। अब आते हैं पंजाब, काफी बड़ा है पंजाब एंड सिख, तो इसको अच्छे पढ़ते हैं। तो पंजाब में क्या था, फॉर्मर मुगल प्रोविंसेस ऑफ द लाहौर जी, उसी को बाद में वहां के जो लोकल थे सिख लोगों ने मिलके एक पंजाब स्टेबलाइज किया। अब आते हैं कि सिख धर्म पिक्चर में कैसे आया। तो उस समय पहले जो गुरु हैं जिनका नाम है गुरु नानक देव, ये नाम याद रखिए, सिख के फर्स्ट गुरु कौन थे, गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव ने अपना ये जो हाँ प्लेटो फिलोसफर है, ठीक है ठीक है, सही है, प्लेटो इज द फिलोसफर, सही है। सो गुरु नानक जो है वो फर्स्ट सिख गुरु थे। सिख का मतलब क्या, सिख का मतलब सीखना, मतलब क्या, लर्नर या डिसाइपल, इसको हम बोलते हैं सिख। तो याद रखिएगा कि सिख धर्म के फाउंडर कौन थे, गुरु नानक देव। और जब ये सिख धर्म को स्टेबलाइज करे थे उसी सेम टाइम पे बाबर भी अपना मुगल एम्पायर स्टेबलाइज करा था। तो मुगल एम्पायर और सिख रिलीजन पैरेलली चल रहे हैं। इनिशियली बाबर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी मुगल सम्राट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना अकबर को ना जहांगीर, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इनिशियली ये लोग सिर्फ स्पिरिचुअली काम कर रहे थे, मतलब जो धर्म का प्रचार करते बस। लेकिन बाद में ये लोग मिलिट्री फॉर्म में तब्दील होना चालू हो जाते हैं। तो जब ये मिलिट्री फॉर्म में अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब जाके जो औरंगजेब उस समय रहता है, तो औरंगजेब का इनसे 36 का आंकड़ा स्टार्ट होता है, और लास्ट के इनके जो 4 गुरु हैं उनको तो औरंगजेब मरवा ही देता है। ठीक है, लास्ट के जो 4 गुरु हैं 7th 8th 9th वो औरंगजेब के हाथों उनकी डेथ हो जाती है। तो काफी बुरा इतिहास रहेगा बाद में। इनिशियली नहीं था, इनिशियली बहुत सही जो थी इन दोनों के बीच में, मुगल और सिख के बीच में बॉन्डिंग बहुत सही थी, बट बाद में औरंगजेब के टाइम में पूरी बॉन्डिंग खराब हो गई, बहुत लंबे टाइम तक हो रही, बहुत लंबे टाइम मतलब 1857 के रिवोल्ट तक। सिखों ने 1857 के रिवोल्ट में, सिख आर्मी ने, सिख जो फौजी थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना इंपीरियर, अपना किंग मानने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि मुगल के अंडर वो रहे। तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करा, और उसी की वजह से मुगल की पूरी जो लिनेज है, जो पूरा जो वंशज है, जो खून है, वो खत्म हो गया। तो काफी लंबे टाइम तक चलेगी टसल। हमें तो मेन मेन पॉइंट हमारे याद रखने कि गुरु नानक जो है फर्स्ट सिख गुरु है, गुरु अंगद सेकंड सिख गुरु है। गुरु अंगद ने क्या करा, गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है वो डेवलप करी। लंगर जो आप कभी आपने गुरुद्वारा में जाके खाया होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता आपने खाया, मैंने तो खाया। ठीक है, तो और माला खारा जो है जो यूथ के लिए होता, वो भी गुरु अंगद ने स्टेबलाइज किया था। फिर गुरु अमरदास है,
इन्होंने आनंद साहिब जो है उसको कंपोज करा, साथ में आनंद करज जो मैरिज होती है, जो सिंपल मैरिज होती है, जो सिख रिलीजन में अगर आपने कभी कोई मैरिज अटेंड करी हो तो बहुत सिंपलेस्ट मैरिज होती है, कुछ ज्यादा सिर्फ गुरुद्वारे में जाते हैं, कुछ फैमिली के कुछ मेंबर चुनिंदा मेंबर होते हैं, सादा से कुछ चुनिंदा मेंबर होते हैं, और वहां वो लोग शादी अपनी खत्म कर लेते हैं। हालांकि अब वो सिंपल नहीं रही, वहां तो करके आए थे, but घर में आके फिर वो फंक्शन करते हैं और दारू शारू और मस्त शराब पार्टी होती है उनकी, क्योंकि मेरे एक दो दोस्त थे सरदार, तो मैं पार्टी अटेंड की मुझे पता है, तो खूब पैसा खर्च करते हैं। तो उससे वो जो जो मेन कंसेप्ट था आनंद करज मैरिज का वो खत्म हो गया। वो अभी भी दिखावे के लिए वही होता, बट एट द एंड वो बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट करते हैं यहाँ पे। खैर वो हर रिलीजन में हुआ, सिख में हर रिलीजन के अंदर ही ऐसा हुआ है, जो मेन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल थे सब लोग उससे डाइवर्ट हो गए। सती को अबोलिश कर दिया, जो सिखों में भी उस समय प्रिविलेंट थी, उसको इन्होंने अबोलिश किया। तो ये गुरु अमरदास के बारे में 3 पॉइंट हुए। देन फोर्थ गुरु आए गुरु रामदास। अमृतसर जो सिटी है गुरु रामदास ने ही उसकी फाउंडेशन स्टेबलाइज करी। साथ में गोल्डन टेम्पल का इनिशिएशन जो है हरमिंदर साहिब जिसको हम बोलते हैं, वो इनिशिएट इन्होंने किया, गुरु राम, काफी इंपॉर्टेंट है। इनिशिएट किसने किया, कंप्लीट किसने किया, कंप्लीट किया गुरु अर्जन देव ने। स्टार्ट किया गुरु रामदास ने, कंप्लीट किया गुरु अर्जन देव ने। अच्छा, गुरु अर्जन देव ने आदि जो ग्रंथ है वो भी कंपाइल करा है। देर आफ्टर रणजीत सिंह जो है, अब अच्छा हरमिंदर साहिब को गोल्डन टेम्पल क्यों बोला, बिकॉज रणजीत सिंह के टाइम में इनको डेकोरेट किया गया गोल्ड की प्लेट, जो प्लेट्स होती है और मार्बल से, तो पूरा जो सोने का बनाया गया वो रंजीत सिंह के टाइम पे बनाया गया। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट जो टाइम था, जो ड्यूरेशन था सिख एम्पायर का, वो रणजीत सिंह के टाइम पे ही था। तो ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है कि हरमिंदर साहिब को गोल्डन टेम्पल ट्रांसफॉर्म करने के पीछे कौन सा सिख इंपीरियर था, तो वो थे रणजीत सिंह। सिख गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी, तो इनके बारे में क्या है कि उन्होंने जो गटका जो थे सिख मार्शल आर्ट है उनको वो क्रिएट करा। साथ में अकाल तख्त, अकाल तख्त बेसिकली सीट्स होती है, पावर जहां पर डिवाइड कर देता है पूरी सिख की पावर को, और वहां से डिसाइड करते हैं रिगार्डिंग द सिख जो अफेयर्स होते हैं उनके बारे में। तो अकाल तख्त जो है वो भी अभी पहले उस समय तो एक थी, बाद में बनते बनते 5 होगी। सो वन ऑफ द 5 सीट्स ऑफ द पावर ऑफ द सिख है, तो वो भी किसने बिल्ड करी, गुरु हरगोविंद सिंह ने। इनको सोल्जर सेंट भी बोलते हैं। सोल्जर सेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये फौजी थे, मतलब आर्मी जो आप बोल दो, जो आर्मी की जो मार्शल आर्ट्स होती है, जो भी चीज होती है उसके अंदर, इसलिए इसलिए तो मार्शल आर्ट स्टेबलाइज कर पाए, बिकॉज ये खुद आर्मी जो बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। 7th है गुरु हर राय। आपको इनके बारे में क्या याद रखना है कि पूरा डिटेल पढ़ना है कि ये क्या होता है, हमें इतना डिटेल नहीं जाना। यूपीएससी कभी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता, ये बहुत, देखो मैं चाहता तो मैं इसमें एक एक पॉइंट को डिटेल बता सकता कि आनंद साहिब क्या होती है, आनंद करज क्या होते हैं, कि गोल्डन टेम्पल में ईट किसने रखी, वो मुस्लिम बंदा, मैं ये सारी चीजें। बट यूपीएससी में मेरा मकसद क्या है कि आपका काम सिंपल करना, ना कि आपका काम बढ़ाना। तो अगर वो बढ़ाना है तो मेरे पास बहुत सारी किताबें, मैं इसमें 36 चीज देख सकता हूँ, बट मैंने बिल्कुल यूपीएससी के स्पेसिफिक ही आपके कंटेंट को रखा है, कुछ भी ज्यादा नहीं है, कुछ भी कम नहीं है। फिर भी पढ़ना चाहे तो मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है। तो गुरु हर राय के बारे में बात हो रही थी, तो इन्होंने बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करी। हर राय से देखो मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, हरगोविंद सिंह से, क्योंकि उन्होंने गटका स्टार्ट किया। ठीक है, गटका स्टार्ट हो गया मार्शल आर्ट। फिर क्या होगा, गुरु हर राय उन्होंने बहुत बड़ी मिलिट्री आर्मी बना दी, लेकिन इन्होंने इनके किसी के साथ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं थे। रीजन क्या थे, ये बहुत ही टेंडर हार्टेड गुरु थे, तो इस वजह से इनका कॉन्फ्लिक्ट जो थे बाकी लोगों से नहीं हुए। अब इनकी डेथ के बाद गुरु हर कृष्णा जो कि केवल 5 साल के थे, उनको गुरु बना दिया गया। देन 9th गुरु आते हैं गुरु तेग बहादुर। चीजें यहाँ से ऑब्वियसली आ रही, चीजें तो हमारे यहीं से बदलना स्टार्ट हो गई थी गटका से ही, मतलब 6th गुरु के बाद से ही। और यहाँ से 7th 8th 9th 10th इनका तो औरंगजेब के साथ वैसे ही, औरंगजेब ने एट द एंड जो किलिंग स्टार्ट करवा दी थी, beheaded, मतलब सर ही उड़वा देता था वो। खैर बहुत ही गंदा टाइम था पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का। औरंगजेब का जो भी ड्यूरेशन था, जो भी उसका रिलीजियस पॉलिसी थी, वो बहुत ही बेकार थी। फिर गुरु तेग बहादुर है। अच्छा, और औरंगजेब को कई बार मैंने एक चीज देखी, उनको कई लोग स्पिरिचुअल लीडर की तरह ट्रीट करते हैं। मुस्लिम्स में कई बार ऐसा मैंने पढ़ा है कि देखा भी है कि स्पिरिचुअल लीडर की तरह ट्रीट करते हैं, कि इस तरह थे कि वो दरगाहों पे जाते थे, सलाम देते थे, जो जहां से आवाज आती थी, मतलब जब आवाज आता उसको नहीं तुड़वाते थे, बाकी को तुड़वाते थे। अब जितना मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, मे बी जितना मैंने हिस्ट्री पढ़ा है और जो इनकी पॉलिसीज रही है, मैं किसी भी एंगल में इनको रिलीजियस लीडर तो नहीं मानता। ठीक है, मेरे हिसाब से तो किसी ऐसा इंसान कभी भी किसी भी धर्म का लीडर तो नहीं हो सकता, ना ही रिलीजियस लीडर, ना किसी भी तरह से, जो उनकी पॉलिसीज थी। खैर छोड़ो, इस बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में यही है कि लास्ट बस वो ये कि इन्होंने जो खालसा जो आप बोलते हो, खालसा जो स्टेप, वो खालसा का स्टेबलाइज किसने किया, गुरु गोविंद सिंह ने। और फाइनली इनके डेथ के बाद गुरुशिप खत्म हो गई, गुरुशिप का एंड हो गया, और जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो शिफ्ट हो गई किस पे, गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर। तो गुरु ग्रंथ साहिब ही इस समय सुप्रीम अथॉरिटी है सिखों के अंदर। गुरुशिप खत्म, अब जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब, सब कुछ जो भी था वो गुरु ग्रंथ साहिब में लिख दिया गया। बट फिर भी इनके एंड, इनके डेथ के बाद
जो सिख की जो कमान है, जो लीडरशिप कमांड है, वो बंदा बहादुर ने अपने हाथ में ली। आपको बंदा बहादुर के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, जुल्फिकार खान के टाइम से लेके और फाइनली फारूक शाह के टाइम में तो खैर इनको मार दिया गया। तो बंदा बहादुर का इतिहास हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन है। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ द सिख इन द पंजाब। चलो इस पर कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, है ना। थोड़ा सा चाय वाय पी के आओ, क्योंकि लंबी क्लास चलनी है, तो 5 मिनट का ब्रेक ले, 5 10 मिनट का लेते हैं। मैं थोड़ा सा चाय पी के आता हूँ, तो गले के लिए ना। 10 मिनट के ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हम कहाँ पे आगे थे? यहाँ पे ये हम पढ़ रहे थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से। फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ द सिख इन द पंजाब, कि बेसिकली एकदम से सिख राइज जो एम्पायर है वो क्यों इतना राइज हुआ। रणजीत सिंह का ड्यूरेशन था, ये पूरा ड्यूरेशन क्यों एकदम से इतना राइज हुआ, उसके पीछे क्या क्या रीजन थे। तो अब बहुत सारे रीजन तो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है। मैं आपको बताना, जब भी कुछ भी 18th, मेरी एक ट्रिक है, वो याद रखिएगा, मैंने मेंस के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट देखा भी है, कि 18th सेंचुरी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसका राइज क्या, उसका डिक्लाइन क्या, कुछ भी आए, जो आपने मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की चीजें याद रखना, आधे से ज्यादा तो बिल्कुल एज इट इज फिट हो जाता है उसमें। जैसे यहाँ देखो, पहला रीजन देखो, वीकनिंग ऑफ द मुगल इंपीरियल अथॉरिटी, ये सेम डिक्लाइन का भी रीजन है। दूसरा देखो, अ सीरीज ऑफ पर्शियन एंड अफगान इन्वेजन, अगेन मुगल के डिक्लाइन का भी है। मराठा इनकर्शन टुक प्लेसेस, मुगल के डिक्लाइन का भी है। इंटरनल स्ट्रगल विद प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल के डिक्लाइन का भी रीजन है। सारे वही रीजन चल रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट, डेथ। अभी इसके अंदर के छोटे मोटे पॉइंट है कि जकरिया खान था गवर्नर लाहौर का, उसके मरने के बाद उसके बेटों के अंदर जो 3 बेटे थे उनके अंदर फाइट स्टार्ट होगी और सिखों ने उसका फायदा उठा के उसको कैप्चर कर लिया। तो छोटे मोटे पॉइंट है, तो आप ऑब्वियसली बात है, जब हमको लिखना होगा तो ये क्या, तो और भी पॉइंट लिख देंगे, पूरा पढ़ के आ रखे हैं। डिफीट ऑफ द मुगल एंड मराठा अगेंस्ट अब्दाली और नादिर शाह। सिखों का जो एम्पायर है वो 73rd बैटल ऑफ पानीपत के बाद ही बहुत ज्यादा राइज करा है, मैं बोलूं एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करा। उसका रीजन क्या था कि आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, आपको पता होगा, अब्दाली को दौड़ा दौड़ा के लोग छोड़ गए अफगानिस्तान तक सिख, और मुगल उस समय इतनी बड़ी अथॉरिटी थी नहीं कि इनको रोक पाए, मराठा खत्म हो चुके थे, तो सिखों को रोकने वाला कोई था नहीं। तो इसलिए इजिली उन्होंने अपनी एम्पायर स्टेबलाइज कर ली और पंजाब जम्मू पूरा एक्वायर कर लिया, नीचे पूरा पंजाब जम्मू एक्वायर करके पूरा जो कंप्लीट है, बढ़ते बढ़ते उनको 12 मिस्ल या कॉन्फिडेंशियलीज के अंदर, बोलोगे स्टेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, सबको बराबर बराबर दे दिया, 12 मिस्ल तैयार कर दिए। नहीं, अब्दाली ने पंजाब कैप्चर नहीं किया था। आप याद करिए, जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो रही थी तो क्यों हुआ था, क्योंकि मराठा ने जो पंजाब के अंदर उनका एजेंट था वो भगा दिया था, समझा। तो जब वो आया एक्वायर करने के बाद, उसकी आर्मी क्या, आर्मी तो पूरी फाइट करे ना मराठा से, तो जब आर्मी खत्म होगी तो उसके बाद इतनी पावर, जो सिखों के छोटे छोटे ग्रुप थे, जो उस समय मेन मेन सरदार, कोई ऐसा किंग नहीं था सिखों के अंदर, जो ग्रुप थे उन ग्रुपों ने पूरा उनको वहां तक छोड़ गया, पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक। तो जो बच्चे कुचे भी थे, इनके एजेंट भी थे, उनको भी भगा दिया वहां से, ठीक है। तो क्योंकि उनकी पावर ऑलमोस्ट 60,000 की इनकी आर्मी थी लगभग, उसमें से 45,000 के अराउंड जो है इनको निपट लिया, बहुत कम आर्मी इनकी भी बची हुई थी, और वो भी आर्मी ऐसी थी जो इतने दिनों से बैटल करते करते पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, थक चुके थे। तो उनको बहुत आसान था सिख को, और सिखों को सिर्फ सिखों नहीं, सिखों का साथ दूसरे छोटे मोटे ट्राइब्स ने भी दिया, ठीक है। तो उन्होंने इजिली इनको पूरा अफगानिस्तान तक छोड़ गया, फाइनली पूरा धीरे धीरे कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो थर्ड बैटल पानीपत के बारे में पता ही आपको कि उसके बाद ना तो मराठा ही इतने पावरफुल रहे और ना ही अफगान अब्दाली इतने पावरफुल रहे। पंजाब लोग जो सिख है, इन्होंने पंजाब के आसपास का जो रीजन है ये कैप्चर करना स्टार्ट करा, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना रीजन था बंगाल, बंगाल से एक्सपांड करना स्टार्ट करा। तो आप ये बोल सकते हो इनका दो फायदा हुआ, दो लोगों ने मेन फायदा उठाया। एक तो सिखों ने अपने आप को और फर्म करा, और मतलब अपनी जो बेस है उसको और मजबूत करा। सिमिलरली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो एक्सपांशन है वो और बढ़ाया। तो 12 मिसलिए कॉन्फिडेंशियल तैयार कर दिए थे बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। रणजीत सिंह सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें से, चीफ था सुकर चकिया मिसल का, ठीक है। लाहौर को कैप्चर करा 1799 में, अमृतसर को कैप्चर करा। अब देखिए यहां से आपको समझ आ रहा है, जो आपका जो क्वेश्चन था क्या नाम इसका, निकी का, ये जो लाहौर जो कैप्चर हो, अमृतसर कैप्चर हुआ है, पंजाब उस समय क्या, पंजाब का मतलब क्या समझ, पंजाब का मतलब सिर्फ लाहौर नहीं है। पंजाब आज के तारीख में पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये पूरा जो इलाका ना, सिंध, गुजरात, ये पूरा पंजाब का पार्ट था काफी हद तक। तो पंजाब एक बहुत बड़ा रीजन था। तो उसमें आप ये बोल सकते हो कि नाम के लिए लाहौर पे भले ही आप जो अफगानी अथॉरिटी रहेगी, बट वो भी 1799 के अंदर और ये 1802 के अंदर पूरी तरह से जो भी अफगानी मुगल जो रोहिल्ला के जो एजेंट बैठा रखे थे कंप्लीट उनको खत्म हो जाएगा, और पूरी तरह से सिख एम्पायर स्टेबलाइज होगी, जो ज्यादा टाइम तक चलेगी नहीं, 30-40 साल के अंदर। हालांकि वो पूरी की पूरी तरह, रणजीत सिंह की जैसे डेथ होगी, सिख एम्पायर भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो
इनका जो एक्सपांशन है वो स्टार्ट तभी हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद से। थोड़े बहुत जो भी एजेंट बच गए थे, जो छोटे मोटे अपने इलाके चला रहे थे, जैसे कि लाहौर में, अमृतसर में, उनको भी पूरी तरह से धीरे धीरे भगाना स्टार्ट कर दिया। तो पूरा जो इलाका है, अब इसमें मेन एक चीज याद रखिएगा, जो मेन आपको पॉइंट याद रखना है, कि मैंने बोल तो सारे पॉइंट दिए, आपको याद क्या रखना है वो भी मैं आपको प्रीलिम्स के हिसाब से कल जब क्लास स्टार्ट करूंगा बता दूंगा क्या क्या याद रखना है। तो एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है लॉर्ड मिंटो के साथ में, ये मैं गवर्नर जनरल के टाइम पे आपको याद करा दूंगा, बट अभी भी एक बार याद रख लो तो ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर लॉर्ड मिंटो के साथ में, इस ट्रीटी में क्या बोला गया कि जो सतलुज रिवर है उसके ऊपर तो रहेगा रंजीत सिंह और उसके नीचे रहेंगे ब्रिटिश। अभी सतलुज रिवर कहां पर है मैं आपको गूगल मैप में लेके जाना चाहूंगा, अगर मेरे पास गूगल अर्थ रहा हुआ तो। मैंने इसको यूज तो किया नहीं बहुत टाइम से, सॉरी, मेरे पास गूगल अर्थ अभी है नहीं। नहीं, गूगल अर्थ मेरे पास अभी डिलीटेड है, तो अभी मार्क के लिए माफी चाहूंगा, मैंने एक्चुअली इसको काफी टाइम से यूज नहीं किया। मैं कल उसको डाउनलोड करके आपको थोड़ा सा गूगल मैप में, आप मैप में चेक कर लेना सतलुज जो है उसके ऊपर की टाइप। कहाँ तक पहुंचे तुम लोग? हाँ, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर सतलुज के, ये जो दिख रहा है ये सतलुज रिवर है, इस रिवर के ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ पूरा होगा रंजीत सिंह का कब्जा और नीचे की तरफ होगा ब्रिटिश। ये एक ट्रीटी साइन की लॉर्ड मिंटो के साथ में। लेटर ही ऑल्सो कैप्चर कश्मीर, पेशावर, मुल्तान। तो इसने बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कश्मीर भी कैप्चर कर लिया, पेशावर भी कैप्चर कर लिया और मुल्तान भी कैप्चर कर लिया। पाकिस्तान, मैं बताया ना कि पूरा बहुत बड़ा रीजन है, ऐसा नहीं कि एकदम से पूरा पंजाब कैप्चर कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाना स्टार्ट करा। अलाउड मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम टू कंटिन्यू, जो मुगल का सिस्टम था वही इन्होंने कंटिन्यू करा। क्या सिस्टम चल रहा था मुगल का उस समय कि 50% ऑफ द ग्रॉस प्रोडक्ट, इजरा विजरा कुछ नहीं था, आप जो भी कमा रहे हो उसका 50% आपको एज अ रेवेन्यू देना पड़ेगा, ये सिस्टम उस समय था। तो रंजीत सिंह ने भी सेम सिस्टम को अपने टाइम पे अडॉप्ट करा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेंगे कि रंजीत सिंह के टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम तो क्या था, इजरा रेवेन्यू सिस्टम था, कुछ भी और नाम दे देंगे आपको, तो पता होना चाहिए 50% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू जो मुगलों के टाइम पे चला रहा वही इन्होंने चालू करा। शेर पंजाब नाम जो टाइटल है रंजीत सिंह के लिए दिया गया। देन इसके आज तक बिहारी, गोरखास, ओरियास, पठान, पंजाबी, मुस्लिम, सब तरह के लोग इसके आर्मी में थे। सेकंड बेस्ट आर्मी थी एशिया की। आपको मुझे बताना उस समय फर्स्ट सेकंड बेस्ट है ना, तो बेस्ट कौन सी रही है वो आप जरा मुझे बताइए, अगर आपको पता है तो। नहीं आता तो थोड़ा सा गूगल करो। मैन्युफैक्चर कैनन एंड लाहौर, लाहौर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो तोपें बनती थी वो लाहौर में बनती थी, लाहौर के अंदर, ठीक है। छोटे छोटे से प्रीलिम्स से स्पेसिफिक क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप ये साइन करी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ। परपेचुअल फ्रेंडशिप मतलब ये कि अपन दोनों दोस्त दोस्त भाई भाई अपन लड़ेंगे नहीं आपस में, ये इस तरह की विलियम बेंटिंग के साथ एक ट्रीटी साइन हुई, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्री पार्टी ट्रीटी ऑफ 1838। इसमें एक्चुअली ऑकलैंड की फॉली होती है, ऑकलैंड फॉली बोलते हैं, वो एक ट्रीटी, वही ट्रीटी का पार्ट है। इसमें क्या होता है, रणजीत सिंह, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और शुजा शाह दुर्रानी, तो यहाँ ये ट्रीटी साइन होती है कि रणजीत सिंह को बोला जाता है कि पंजाब से ब्रिटिश आर्मी को ले जाने दो, ब्रिटिश आर्मी जाएगी और शुजा शाह दुर्रानी को काबुल के थ्रोन पे बैठा के आएगी। ये कौन था, ऑकलैंड, उस समय कौन था, जो गवर्नर था वो था लॉर्ड ऑकलैंड। तो ऑकलैंड के टाइम पे ट्रीटी साइन होती है। इसके बारे में इन डिटेल मैं आपको जब गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, बट ये ये एक ट्रीटी थी जिसकी वजह से ऑकलैंड की फॉली होती है। वो शुजा शाह दुर्रानी को स्टेबलाइज तो कर देता है वहां पर काबुल के थ्रोन पे, और 2 साल में अफगानिस्तान, जो भी काबुल, जो वहां पे अफगानिस्तान के जो लोकल थे, जो राइवल्स है, वो इनको पत्थरों से, मतलब इतने बड़ा, आपने देखो अफगानिस्तान की टोपोग्राफी देखी होगी, तो आज तक अफगानिस्तान को कोई लंबे टाइम तक कैप्चर नहीं कर पाया। रीजन है, अभी भी देख लो अफगानिस्तान में भले ही कितने टाइम से, या अभी अभी अफगानिस्तान का कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं जाऊंगा, अफगानिस्तान को आपको हिस्ट्री बताऊंगा, तो बताऊंगा किस तरह से अफगानिस्तान की हिस्ट्री में रशिया का भी रोल है, अमेरिका भी रोल है, बट कोई कैप्चर नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी। तो सेम चीज यहाँ पे होगी, उसकी वजह से ऑकलैंड की फॉली एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री के अंदर, वो यहाँ पे होगा और वो हम देखेंगे जब हम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, तब अभी ज्यादा बताऊंगा तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी। फिर 1839 में रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। उनके बाद उनका जो बेटा होता है खरक सिंह, वो भी, उनकी भी डेथ हो जाती है। और नौनिहाल भी सडनली एक्सीडेंट में मारा जाता है। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है कि कैसे मारा, वो लिखा भी नहीं था बुक में, तो ऑब्वियस बात इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड देन इनकी डेथ के बाद एक अनार्किक सिचुएशन हो जाती है पंजाब के अंदर कि कौन किंग बनेगा, और इसका फायदा उठाते हैं अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट होती है 1845 में पहली, और दूसरी एंग्लो सिख वॉर के तो बाद तो पूरी तरह जीत ही लेंगे। मैं यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ना मैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर को बताऊंगा ज्यादा डिटेल में, ना ही मैं सेकंड एंग्लो सिख वॉर को बताऊंगा, बिकॉज ये इन डिटेल हम गवर्नर जनरल के टाइम पे पढ़ेंगे, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे कि आगे कैसे होगा। तो ये सारे चीज हम वापस पढ़ने वाले हैं। आप नोटिस करेंगे मैंने कहीं भी कोई भी बैटल को, जो खासकर जो इंपॉर्टेंट बैटल थी, लाइक एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर या एंग्लो सिख वॉर, उनके बारे में कहीं भी डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि सब बैटल में कौन शामिल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उनका डिस्कशन हम जब करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर्स को पढ़ेंगे, तो उनके साथ इनका डिस्कशन होगा। फाइनली मराठा आता है। सो अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मराठाओं के ऊपर। इससे पहले आप मुझे जरा बताइए, अभी तक में किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ।
अभी तक किसी को किसी भी कोई डाउट हो, एकदम क्लियर है, सारा पूरा इतिहास पूरा लिंक कर पा रहे हो क्या? अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा है, मैं रिकॉर्डिंग बंद करके पूछ। ओके, तो हम लोग बात करें मराठाओं के ऊपर। आ, तो मराठाओं का इतिहास जो है, दोबारा रिपीट करता हूँ, मराठाओं का इतिहास क्या बोला, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनका जो भी पिक्चर है मुगलों के साथ, जिस तरह से इन्होंने मुगल अथॉरिटी को चैलेंज किया, वो प्रशंसनीय है, नो डाउट। और बट कुछ चीजें ऐसी थी इनकी जो इनके डिक्लाइन का कारण बनी, वो इनका एटीट्यूड रहा, जो एंड में बदल गया। जब इंसान को पावर मिलती है तो पावर को सही तरीके से अगर वो रखे तो बहुत अच्छी बात है, बट जब पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो उसका डिक्लाइन का एक रीजन भी बनता है। वो ही यही हुआ मराठाओं के साथ। मराठा बहुत तेजी से राइज करे बिकॉज ऑफ द थ्री पेशवास। स्टार्टिंग जो थ्री पेशवास थे, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव और बालाजी बाजीराव नाना साहब, उन तीनों की वजह से ये बहुत एग्रेसिवली एक्सपांड हुए। लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ता है इनको, और उसके पीछे रीजन होता है इनका एटीट्यूड बाकी स्टेट से। ना हिंदुओं को छोड़ा, ना मुसलमानों को छोड़ा, किसी भी स्टेट को नहीं छोड़ा। ठीक है, हर स्टेट के ऊपर इन्होंने अपना जो भी एग्रेसिव एक्सपांशन है वो लागू करा। या तो हमारे साथ हमको रेवेन्यू पेज करो, अदरवाइज हारने के लिए और मरने के लिए तैयार हो। तो ये जो एटीट्यूड था ये बहुत ही बुरा साबित हुआ इन लोगों के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये अपने जो इन्होंने अपनी जो एग्रेसिव एक्सपांशन की पॉलिसी चलाई, वो एक हिंदू राष्ट्र के जो प्रिंसिपल है उस पर इन्होंने, सो दैट हिंदू राजाओं का इनको सपोर्ट मिले। लेकिन इन्होंने किसी को नहीं, मैंने बोला राजपूतों को जाके नॉर्थ में उनको भी इन्होंने हड़काया। उनसे भी लगातार ये लोग रेवेन्यू की डिमांड करते रहे। मैंने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी है, और राजस्थान हिस्ट्री में मुझे पता है कि किस तरह से मेवाड़ के किंग इनके साथ फाइटिंग में बिजी रहे। वो भी मैंने देखा है किस तरह से मेवाड़ के किंगों के साथ इनकी फाइटिंग कर रहे थे, कोटा तक पहुंच गए थे। काफी इतिहास है राजपूत के अंदर भी इनका। तो राजपूतों के साथ इनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं रही। ठीक है, तो चलो खैर, वो तो होता ही, जब दो पावरफुल जो इंसान, जो जंगल में जब दो राजा रहते हैं, दो जो शेर होते हैं वो तो टकराते हैं ही, तो बाई डिफॉल्ट होना ही था। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं मराठाओं से। तो मैं पूरा आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी, मैंने आपको बोला था मुझे आज खत्म करना है, क्या नहीं हो। तो रिलेशनशिप मुगल क्या है, 27 ईयर की वॉर स्टार्ट होती है। अब ये 27 ईयर की वॉर कौन सी वॉर, जो औरंगजेब ने चालू करी थी 1681 में। तो इसमें 27 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 1708। मतलब 1708 में वॉर एंड होगी। तो 1708 में वॉर एंड कैसे होगी कि जो साहू जी थे, जो जेल में बंद थे, उनको छोड़ देंगे कौन, हमारे बहादुर शाह वन। तो बहादुर शाह रिलीज कर देंगे, तो वॉर हमारी एंड हो जाएगी। तो 27 ईयर की जो वॉर है औरंगजेब ने स्टार्ट करी। शिवाजी के जो बेटे हैं संभाजी, उनको मार दिया। उनके जो बेटे हैं साहू, उनको कैप्चर कर लिया। तब तक जो लड़ाई है वो ताराबाई लड़ रही थी अपने माइनर बेटे शिवाजी टू के साथ में। हालांकि राजा राम जो है वो 1700 तक तो उन्होंने इस बैटल को कैरी करा, बट 1700 में उनकी डेथ हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। तो उनके बाद ताराबाई अपने बेटे के नाम से इस बैटल को कंटिन्यू करती है। बहादुर शाह वन शाहू को रिलीज कर देता है 1708 में, औरंगजेब के मरने के बाद। औरंगजेब कब मरता है 1707 में, 1707 में। तो एक साल के बाद, अच्छा आपको क्वेश्चन में दिमाग में ये आएगा कि हाथोहाथ क्यों रिलीज नहीं करा, क्योंकि 1707 में मरने के बाद हाथोहाथ बहादुर शाह वन इंपीरियर नहीं बना, उसको पहले अपने भाइयों को मारना पड़ा। तो जब उसने दोनों भाइयों को मार दिया तब जाके वो अपना इंपीरियर बना, फिर वो जाके कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस या कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन ले पाया। तो उसमें उसको एक साल लगे। तो 1708 के अंदर उसने किसको, साहू को रिलीज करा। लेकिन साहू को उसने ये रिकॉग्नाइज नहीं करा कि ये ही है मराठा का किंग। और इसी वजह से बैटल ऑफ खेड़ होती है, खेड़ बैटल ऑफ खेड़ होती है 1707 में, जिसमें साहू ताराबाई को डिफीट कर देता है और वही फिर मुगल का और मराठाओं का किंग बन जाता है। तो किंग बनने के बाद एक रेवेन्यू ऑफिसर थे बालाजी विश्वनाथ, उसको ये अपना चीफ मिनिस्टर बनाता है। चीफ मिनिस्टर है पेशवा। पेशवा का बेसिकली सेंस है चीफ मिनिस्टर। तो ब्राह्मण थे, रेवेन्यू ऑफिसर थे, काम काफी पसंद आया इनको। तो ये इनको क्या कर देते हैं, अपना चीफ मिनिस्टर अलॉट कर देते हैं। अच्छा, जो विश्वनाथ है, इनको सेकंड फाउंडर भी बोलते हैं मराठा स्टेट आफ्टर द शिवाजी। फर्स्ट फाउंडर तो शिवाजी, सेकंड फाउंडर बालाजी विश्वनाथ ही बोला जाता है। तो इनकी ड्यूरेशन 1713 से लेकर 1720 की ड्यूरेशन में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ड्यूरेशन याद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये सोचना भी मत कि ड्यूरेशन आप याद नहीं करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको मुगल इंपीरियर की ड्यूरेशन याद है तो आपको ये ड्यूरेशन देखते समझ में आ जाएगा, अच्छा भाई 13 to 20 जहादर शाह, फर्रुख शाह, मोहम्मद शाह। आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि कहां से लेके 13 से 19, 19 से लेकर 48 मोहम्मद शाह, और वो 12 से 13, 11 से 12 से 13 जहादर शाह। तो पूरी पिक्चर आप लिंक कर पाओगे कि किस किस समय रहा होगा। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ का ड्यूरेशन आपको याद रखिएगा। देन इसने क्या करा, जो पेशवा का ऑफिस था, जो मिनिस्टर बनाया गया, उसको फंक्शनल हेड बना दिया मराठा का। मतलब साहू ऑब्वियसली बात रिलीज हो गए थे, तो साहू अब बैटल करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे काफी लंबे टाइम तक। सोचिए कब तक,
ऑलमोस्ट 27 ईयर की बैटल में काफी लंबे टाइम तक ये जेल में रहे। तो इतनी लंबे टाइम रहने के बाद ये बैटल करने के मूड में नहीं थे, तो इन्होंने अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पेशवा पे डाल दी, और थोड़ा सा आप ये समझ सकते हैं कि रिलैक्स के मूड में, या बोले कि थोड़ा सा इन सब चीज से दूर रह गए, अपना जो भी जो राजाओं का जो भी चीज होती है वो एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो मेन जो फंक्शनल हेड था वो पेशवा हो गए। पेशवा ही एक तरीके से पूरे मराठा एम्पायर को चलाने लगे। अब यहाँ पे सबसे पहली पिक्चर क्या आती है, कहां से इसका एक्सपांशन होगा, उसमें जो पहला ट्विस्ट आता है वो ट्विस्ट आता है फारूक शाह। सईदी ब्रदर ने फारूक शाह के खिलाफ किससे हेल्प मांगी, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने मदद करी सईदी ब्रदर को फारूक शाह को मारने में। तो जब ये मदद कर दी उसके बाद ये गया भाई साहब कहाँ, अपने 15,000 सिपाहियों के साथ कहाँ पे, दिल्ली में। तो दिल्ली में गया तो वहां जाके उसने एक्चुअल में रहा किंग महल के अंदर। उसको समझ में आया कि मुगल जितने ऊपर से पावरफुल दिखते हैं उतने हैं नहीं, ये बहुत वीक है। तो उसको समझ में आ गया, पूरा एम्बिशन आ गया कि हम नॉर्थ तक एक्सपांड हो सकते हैं। और इस एम्बिशन में जो था ना माचिस की तिल्ली, वो लगाई निजाम उल मुल्क ने, जब वो डेक्कन का नवाब बना तब। तो उसने बताया कि भाई साहब आप इधर छोड़ो, वहां जाओ कोई भी नहीं है, मोहम्मद शाह के रीज में। तो हालांकि ये दिमाग इनका आ चुका था, फारूक शाह के एंड होते ही इनको समझ में आ गया था बालाजी विश्वनाथ को कि हम इजिली नॉर्थ को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक की बात। तो जब इन्होंने सईदी ब्रदर की मदद करी, सईदी ब्रदर की मदद करी फारूक शाह को मारने में, तो बदले में इनको एक मुगल सनद मिली। सनद का मतलब तो आप जानते हो, सनद का मतलब इंपीरियल ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर, जिसको लोग मानते हैं। ठीक है, एक तरह से मान लीजिए कि आप एक इंपीरियल ऑर्डर, क्या और क्या मानेंगे, इंपीरियल ऑर्डर है। तो ये इन्होंने अपने इंपीरियल ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था, तो मुगल सनद को बोला गया, एक्चुअली इसको मेग्ना कार्टा भी बोलते हैं, मराठा डोमेन का। इसको भी याद रखिएगा, मेग्ना कार्टा ऑफ द मराठा डोमेन। वो क्या है, मुगल सनद ऑफ 1719। इसमें क्या था कि मराठाओं को चौथ सरदेश मुखी दोनों दे दिया साथ में। हालांकि तो आपको पता है, तो जहांगीर शाह के टाइम पे भी था चौथ सरदेश मुखी दोनों, लेकिन बोला था कलेक्शन कौन करेंगे, कलेक्शन मुगल करेंगे। अच्छा, बहादुर शाह के टाइम पे क्या था, चौथ नहीं दिया था सर, सरदेश मुखी दे दिया था। जहांगीर शाह ने दोनों दे दिया था, कलेक्शन मुगल करेंगे। एंड फाइनली हमारे क्या नाम है, फारूक शाह, उसने कहा भाई तू चौथ भी ले ले, सरदेश मुखी ले ले, कंप्लीट स्वराज दे दिया, पूरा तू कर जो तुझे करना है, कोई मुगल वगल कलेक्शन नहीं करेंगे। कितने चीज इलाकों का, 6 प्रोविंसेस ऑफ द डेक्कन, डेक्कन के 6 इलाके कौन कौन से, औरंगाबाद, बेरार, बिदार, बीजापुर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद, हैदराबाद। आप समझ पा रहे हैं ना कि निजाम उल मुल्क किसको क्यों बोलेगा उधर जाओ, क्योंकि निजाम उल मुल्क ने कब फाउंड किया था हैदराबाद, 1724 में। तो जब वो फाउंड किया उस पर्टिकुलर सिटी में निजाम उल मुल्क गए, तो उस समय आपको पता है मुबारिज खान वाला केस तो पूरा पता ही है, लेकिन उनको पता है कि यहाँ का जो भी कलेक्शन है चौथ और सरदेश में, वो तो मराठा कर रहे हैं। तो जो सारा पैसा मराठा लेंगे, तो निजाम उल मुल्क कैसे हैदराबाद को एक बहुत बड़ी एम्पायर में तब्दील करेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने फिर मराठाओं को लॉलीपॉप दिया कि आप जाओ नॉर्थ में जाओ, मैं आपकी मदद करूँ, सिर्फ जो बकवास जो भी बातें। तो मराठाओं को नॉर्थ की तरफ शिफ्टिंग कर दी। इसलिए करा, पूरा पिक्चर समझ लो क्यों ये चीज हुई होगी, क्योंकि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, मुगल सनद ऑफ 1719। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग। साथ में कर्नाटका भी इनके साथ में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई जगह बुक में लिखा नहीं होता तो इसलिए हम ध्यान नहीं देते, ये भी इंपॉर्टेंट है, 6 प्रोविंसेस ऑफ डेक्कन साथ में कर्नाटका। पहले बताओ ये पॉइंट क्लियर है एकदम सभी लोगों को, जो निजाम उल मुल्क वाला चैप्टर कि उन्होंने क्यों बोला उधर जाने के लिए, और क्यों मराठा ने उनकी उंगली करी जाके वहां। ओके, क्लियर है, डन डन। चलो, हाँ, बदले में ही कि आप अपने 15,000 सैनिकों को तैयार रखोगे, कोई भी रिवेलियन होता है डेक्कन में तो उसको सप्रेस करने के लिए। ये तो आपको मैं पहले भी बता चुका था। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और है, एक एनुअल ट्रिब्यूट देना पड़ेगा 10 लाख रुपए, हर साल आपको 10 लाख रुपए भिजवाने पड़ेंगे। आप इतना कलेक्शन कर रहे हो भाई, तो 10 लाख तो भिजाओ। मराठा बोलेंगे ठीक है, कुछ टाइम तो भिजाएंगे, तेरे रुक जा, मोहम्मद शाह आने दे, फिर तेरे को ये भी नहीं भिजाने वाले। ठीक है, तो ये 10 लाख कुछ टाइम तक ही भेजा जाएगा, मोहम्मद शाह आने के बाद ये भी बंद हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीटली रिवॉल्ट कर देंगे, कुछ नहीं भेजेंगे, और उनके बीच में डायरेक्टली टसल स्टार्ट हो जाएगी। सो क्योंकि मुगल सनद ने पावर एक्चुअली में दे दी, एक लीगल ऑर्डर था कि आप वहां करो, तो पूरी तरह से पावर उनको दे दी गई। फारूक शाह भाई साहब ने क्या करा, फारूक शाह ने रॉयल फरमान दिया, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दे दी। हमारे सईदी ब्रदर ने किया, सईदी ब्रदर ने मुगल सनद दी 1719 में, इन्होंने मराठाओं को पावर दे दी। तो अगर आपसे इन एक क्वेश्चन में पूछूं कि मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये राइज करने, एक्सपोनेंशियली राइज करने के पीछे कौन जिम्मेदार है, तो आपका जवाब होगा ये लोग खुद जिम्मेदार है। सईदी ब्रदर का मुगल सनद और फारूक शाह का रॉयल फरमान, उन दोनों की वजह से ही मराठा अपना यहां पावरफुल होना स्टार्ट हुए, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बंगाल के अंदर वो अपनी पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर चुकी है ऑलरेडी। चलो आगे बढ़ते हैं।
इन दिस वे द मराठा किंग बिकेम द सरदेश मुखी ऑफ द एंटायर डेक्कन कर्नाटक। तो ऑब्वियसली बात सरदेश मुख मतलब पूरा किंग बन गया, मैं ही वो ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से पूरा एक तरह से अपने खुद मुगल नहीं दे दी अथॉरिटी, जो चीज उनके खुद के कंट्रोल में थी वो जानबूझ के उन्होंने इनको लौटा दी, क्योंकि याद रखिए जब तक वो बैटल चल रही थी पूरा कंट्रोल किसके पास था, मुगलों के पास था। चलो आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशन ऑफ द मराठा कॉन्फिडेंशियरी। तो इसमें क्या हुआ, बालाजी विश्वनाथ असाइन सेपरेट एरिया मराठ। अब बालाजी विश्वनाथ को समझ में आ गया इतना बड़ा एरिया है, देखो मैं कैसे कंट्रोल करूं गुजरात से लेकर साउथ तक। तो उसने अलग अलग एरिया बना दिए, गायकवाड़, भोसले, होलकर, सिंधिया, चार मेन है। अलग अलग मराठा सरदार, मतलब मेरी अगर आर्मी है तो मेरी आर्मी में चार वफादार मेरे लोग हैं, ठीक है। चारों बोल तू ये संभाल, तू ये संभाल, तू ये संभाल, तू ये संभाल। क्यों बोला कि भाई साहब मैं कहाँ जाऊंगा टैक्स का कलेक्शन करने, तुम जाओ, तुम टैक्स कलेक्ट करके मेरे को दोगे। उस बेचारे ने तो सही दिमाग लगाया। किसके फॉर्म में दिया, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वतन और सरजम्स। सरजम्स या हिंदी प्रोनाउंसिएशन मुझे इसकी एग्जैक्टली नहीं पता, वतन और सरजम्स। ग्रांट ऑफ लैंड बोलते हैं, एक तरह का जागीरदारी सिस्टम ही है, डिफरेंट टाइप ऑफ जागीरदारी सिस्टम है, जहां पूरी एक जमीन वगैरह पूरा अलॉट कर दी जाती थी। अब सोचो, सोचो एक बार सोचो कि मैं अभी किसी चार बंदों को जमीनें अलॉट कर दूं, बोला तुम ही कलेक्ट करोगे, सब कुछ तुम करोगे। मेरे बनने के बाद मेरा बेटा आता है, अज्यूम करिए, ठीक है, और उनके बनने के बाद उनके बेटे आते हैं, उनके बीच में बनती नहीं है, तो वो अपना अलग ही इंपायर स्टेबलाइज करेंगे, उन्हें भाड़ में जाओ तुम। और यही हुआ, यही हुआ एग्जैक्टली। होलकर, सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, ये चारों एक अलग ही तरह के, एक अलग ही डायनेस्टी बोल सकते हैं, एक अलग ही किंगडम उनके तैयार होगी। तो बाद में इनकी में भी टसल स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में सब चारों लोगों ने सपोर्ट नहीं करा इनको, तो मराठाओं के इंटरनल टसल भी था, तो पूरी तरह आर्मी ने सपोर्ट भी नहीं करा। तो ये एक जो था, ये बाद में लेटर बिकम द मेजर सोर्स ऑफ द मराठा वीकनेस। कौन सा चीज, ये इसने कि इंडिपेंडेंट जो है मराठा सरदार को एक सेपरेट एरिया दे दिया। तो दिया इसने सही सोच के, बट बाद में वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा वीकनेस साबित होगी। तो मराठा किंग लार्जली डिपेंडिंग ऑन देयर सरदार फॉर रेवेन्यू। ऑब्वियसली बात है, मराठा जो किंग होगा वो इन्हीं सरदार पर डिपेंड होगा, क्योंकि जब तक ये रेवेन्यू कलेक्ट करके नहीं देंगे तब तक इनका काम चलेगा नहीं, क्योंकि पूरा रीजन तो आपने बांट रखा है। तो ये थी हमारी बालाजी विश्वनाथ के बारे में बात, फर्स्ट जो पेशवा थे उनके। अब आता है सेकंड पेशवा, बालाजी बाजीराव, बात सॉरी सिर्फ बाजीराव, हमारे रणवीर सिंह मूवी वाले, ठीक है। तो इनके बोलते हैं फाइटिंग पेशवा, लड़ने में तेज थे, गुरिल्ला टैक्टिक्स के माहिर थे, शिवाजी के बाद सेकंड नंबर के बंदे थे जिनको गुरिल्ला टैक्टिक्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे ग्रुप में जाओ, बड़ी बड़ी आर्मी में घुस घुस के चाकू ऊपर मार मार के भाग जाओ, ठीक है। घुसो चुपचाप से 25 30 40 लोग जाओ, दो चार उनको उड़ाओ और फिर भाग जाओ, फिर आओ, फिर जंगलों में मारो, फिर भाग जाओ। मतलब इस तरह मार मुके जो होता है छोटा सा, इसको बोलते हैं गुरिल्ला टैक्टिक्स। तो वो उसमें ये एक्सपर्ट थे। अब इनके टाइम में मराठा की जो इंपेरियलिज्म की जो पॉलिसी है, बेसिकली एक्सपांशन की जो पॉलिसी है, अपनी जो टेरिटरी को बढ़ाना, उसी को बोलते हैं इंपेरियलिज्म। तो उसकी जो पॉलिसी है वो पिक्चर में आई। तो इन्होंने एक्सपांशन स्टार्ट किया बियॉन्ड द नर्मदा, नर्मदा मतलब जो साउथ में, वहां से उन्होंने नॉर्थ की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया और हर तरफ ही बढ़ना स्टार्ट किया। नाना साहब के टाइम पे ये बहुत ही एग्रेसिवली एक्सपांड होगी। इस समय ये सिर्फ ये क्या करें, अपनी जो पोजीशन है उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं, नाना साहब उसको एग्रेसिवली एक्सपांड कर देंगे। सो क्या एक बहुत ही फेमस डायलॉग है इनका, लेट अस स्ट्राइक एट द ट्रंक ऑफ द विटरिंग ट्रीज मुगल एम्पायर एंड द ब्रांचेस विल फॉल ऑफ देमसेल्फ। कि आप तने को मारो, पूरी जो ब्रांच है अपना बिखर जाएंगी। तो मतलब जो भी मुगल को पकड़ के बैठा वो भाग जाएंगे। तो सीधा इनका ये मानना था जाकर सीधा दिल्ली पे अटैक करो। सो इन्होंने हिंदू पदशाही मतलब हिंदू एम्पायर का आइडिया भी प्रीच किया, मतलब आइडिया फैलाया और बोला कि आओ हिंदू हम लोग, वो टिपिकल हिंदू जो लास्ट है, एंड वो इस तरह हिंदू मुस्लिम टाइप का जो पॉलिटिक्स जो अभी जो चल रही है सिंपली, जो अभी बीजेपी और ये जो करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करो, वोट बैंक को खींच लो, कुछ ऐसा ही सिस्टम था ताकि हिंदू चीफ का इनको सपोर्ट मिल जाए। तो ये तो हमेशा से जाहिर है, जब भी कोई चीज, जब भी कभी भी कुछ चीज सक्सेसफुल नहीं होती, सबसे बढ़िया कार्ड है रिलीजन, धर्म का कार्ड खेल दो, मस्त हो जाओगे। कभी लाइफ में बेरोजगारी बनना पड़े ना, बेरोजगार मत बनना, धर्म के लिए कुछ पंडित वंडित कुछ मौलवी वॉलवी बन जाना, आराम से जिंदगी भर बैठ के कम खा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो बाबा बाबा बन के लोगों को कुछ भी पैरासीटामोल पीस के दे देना, बस ये लिखा भगवान का प्रसाद है या दरगाह का वो है जो भी, सीधे हो जाओ। मतलब ये थी रिलीजन तो एक बहुत सही चीज है, पैसा कमाने का बहुत अच्छा जरिया, बिजनेस है एक तरह से ना। तो वही सेम बिजनेस वाला चीज फंडा यहाँ पे अपनाया गया, अभी भी चल रहा, तब भी चलता था। तो सिक्योर द सपोर्ट ऑफ हिंदू, बता दिया मैंने। इसने क्या, मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड, इनके बारे में पहले बता चुका है, ये इसने एक्वायर कर लिए। निजाम उल मुल्क को 2 बार हराया, बैटल ऑफ पालखेड़ में, बैटल ऑफ भोपाल, ये दोनों बैटल 1728 में, 1737 में हुई। निजाम उल मुल्क जानते हो ना आप क्या है? तो वहां से फिर निजाम उल मुल्क इनको सलाह देगा, भैया छोड़ो यार, मेरा पीछे तो छोड़ दो, मेरे को क्यों पीछे पड़ो, जाओ ना नॉर्थ में, नॉर्थ में हमला करो। तो फिर निजाम से कोई पंगा नहीं होगा 1737 के बाद में। हालांकि फिर भी निजाम ने, ऐसा नहीं है, निजाम ने इसको बहुत पहले सजेस्ट कर दिया था, फिर भी इनकी बैटल चालू रही। निजाम की जो टैक्टिक्स थी कहीं ना कहीं पूरी तरह से नहीं, क्योंकि बालाजी जो विश्वनाथ है उनका टाइम पीरियड 1790 में खत्म हो गया था। जब निजाम मुल्क पावर में है तो उस समय 1724, उस समय कौन थे, ये बाजीराव, ये खुद था।
तो इनके साथ इन्होंने कोशिश करी ये जो चीज ट्रांसफर करने की, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, बट फिर भी ये दो बैटल इनके बीच में फौट हुई। और आपको पता है निजाम उल मुल्क की डेथ कब हुई, और ड्यूरेशन आपको पता है ना? निजाम उल मुल्क की डेथ का ड्यूरेशन पता है किसी को, कब डेथ हुई थी उनकी? मतलब एग्जैक्टली डेट पता है, जो ईयर? निजाम उल मुल्क असफ जहां 1748 में, यस 70 एग्जैक्टली, मोहम्मद शाह के टाइम पे। तो हालांकि देखो चीजें उन्होंने कंसोलिडेट करने की कोशिश करी 1737 के बाद, उनको समझ में आ गया कि ये चीजें होती रहेंगी मराठा साइड में अगर मैं मराठा को कंप्लीटली नॉर्थ की तरफ शिफ्ट ना करूं। सो इसके बाद 1737 के बाद इनकी मीटिंग होती है कई सारी बाजीराव वन के साथ में। इससे पहले भी उन्होंने काफी कोशिश करी इन्होंने अपने हैदराबाद स्टेट को बचाने की, बट सक्सेसफुल नहीं गए। ये दो बैटल इनको फॉट करनी पड़ी और इसमें हर का सामना करना पड़ता है। एंड फाइनली ये जो हमारे क्या नाम है इसका, अच्छा आपने वो बाजीराव वाली मूवी देखी है? बाजीराव वाली मूवी, उसमें जाते हैं कि आपके कैंप के पीछे मेरे ये खड़े, वो डायलॉग याद है? वो जो बोलता है कि तुम्हारे इसके अजीब सा डायलॉग समझ के लिए, वो जो बंदा होता है वो यही है हमारे शेर के पास, निजामुल भाई, हैदराबाद वाले। तो उसके बाद उस बैटल के बाद इनका जो पंगा है वो अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट किया गया, बट इसके बाद पंगा नहीं होता। इसके बाद ये पूरा नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और इसी ड्यूरेशन में आप याद रखें 737 के 2 साल के बाद ही बैटल ऑफ करनाल होती है। तो 2 साल के बाद बैटल ऑफ करनाल में निजाम उल मुल्क सपोर्ट करते हैं मुगल को, लेकिन बाद में कभी भी इस साइड पे हमला नहीं होता मराठाओं की तरफ से। मराठा फिर पूरी तरह अपना जो पूरी जो, क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक तो चलो मराठा हिम्मत भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि मुगल को पावरफुल बहुत ज्यादा मान रहे थे, भले ही इनकी सलाह उनके पास है। लेकिन जब बैटल ऑफ करनाल हो जाती है, नादिर शाह का इन्वेजन हो जाता है, तो पूरे नादिर शाह का इन्वेजन क्या है, मोहम्मद शाह को पकड़ लेते हैं, वो जेल में डाल देते हैं। फिर मोहम्मद शाह उनको पैसा दे देता है, कोहिनूर का डायमंड दे देता है, तब छोड़ता है। 2 महीने तक दिल्ली के सिंहासन में नादिर शाह बैठा था, 2 महीने तक। तो भैया पूरे इंडिया में चल जाता है कि मुगल इतने पावरफुल नहीं है, और उस समय इनकी सलाह, निजामुल मुल्क की सलाह इनके काम आती है, और ये फिर कंप्लीटली समझ जाता है कि चलो भैया नॉर्थ पे अटैक करो। देन सिदीस, सिदीस और जिंजीरा को मेन लैंड से एक्सपेल किया। सिदीस और जिंजीरा एक्चुअल में एक इलाका है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां पर सिदी डायनेस्टी का सिदीस। ओके, तो अब हम आते हैं बालाजी बाजीराव, हमारे हमारे रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह को फाइटिंग पेशवा बोलते हैं, बिकॉज लड़ने में बहुत तेज से, बता दिया मैंने गुरिल्ला टैक्टिक्स के बारे में, चुपचाप से आओ, चाकू छुरी मारो भग लो, ठीक है। तो अब पॉलिसी ऑफ मराठा इंपीरियलिज्म के बारे में बात होगी। हिंदू पशाही वाला सिस्टम समझा दिया मैंने आपको, मालवा गुजरात बुंदेलखंड पे इनका कब्जा हो गया। निजाम के बारे में बात होगी कि 2 बैटल हराई इन्होंने। सिद्धीज क्या थे, ये सिद्धि डायनेस्टी के थे। जो जंजीरा, जो रायगढ़ जो इलाका है महाराष्ट्र में, उसके पास का इलाका, वहां ये डायनेस्टी स्टेबलाइज थी। रणवीर सिंह ने इनको यहां से एक्सपेल कर दिया। साथ में पुर्तगीज को भी खिलाफ इन्होंने कंपेन स्टार्ट करी, और सेलेस्टी एंड बेसिन जो पुर्तगीज के जो कंट्रोल में था, वो उनसे कैप्चर कर लिया। तो ये 2 अच्छे इवेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिडीज ऑफ जिंजीरास, एंड जिंजीरा जगह का नाम है, सिदीस डायनेस्टी है, सिदी डायनेस्टी का नाम है ना। और सेलेस्टी एंड बेसिन, ये दोनों जगह को कैप्चर कर लिया पुर्तगीज से। पूछा जा सकता है कि सेलेस्टी और बेसिन को बाजीराव वन ने कैप्चर करा किससे, किस यूरोपियन पावर से, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच या ब्रिटिश? तो आपका जवाब होगा पुर्तगीज। 1740 के अंदर डेथ हो जाती है, बट इन 20 ईयर उसने पूरी पिक्चर ही चेंज कर दी मराठा की। किंगडम से इसको एम्पायर बना दिया, मुगल एम्पायर के बराबर ले आया, किंगडम से एम्पायर, ठीक है। बची कुछ जो कसर है उनका बेटा नाना साहब पूरी कर देंगे। लेकिन बाजीराव के टाइम पे गायकवाड़, भोसले, सिंधिया, होलकर, ये सारे एग्जिस्टेंस में आ गए। वही जो मराठा सरदार इनके पापा जी अलॉट करके गए थे, वो पूरी तरह से पावरफुल हो गए। अच्छा खासा टाइम मिल गया ना, 20 साल का। 1920 तक रहे थे ना जो विश्वनाथ जी जो थे, और तो 20 साल में तो ये पूरा एक स्टेबलाइज हो गए। तो गायकवाड़, भोसले, मैंने आपको इनकी ट्रिक भी बताई थी गायकवाड़ की याद करने वाली, इरफान पठान और यूसुफ पठान, तो वो लोग बड़ौदा वाले गाते रहते हैं उनका गुणगान, गायकवाड़, ठीक है। सिंधिया मैंने बताया था अभी न्यूज में, था एमपी में, ग्वालियर से, ठीक है। होलकर इंदौर में, एमपी के अंदर जो कोरोना वायरस का जो लीक हुआ था वो इंदौर से हुआ था। और भोसले के बारे में मैंने बोले थे कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इंजीनियरों को समझ जाओगे, ठीक है। तो अब आते हैं, ये सेम ट्रिक ही बताई थी मैंने आपको, याद है? तो नेक्स्ट आता है बालाजी बाजीराव, नाना साहब। नाना साहब के नाम रखने में इनके पापा जी ने ज्यादा मेहनत नहीं करी। इनके पापा जी ने इनके दादाजी का नाम चुरा लिया और खुद का नाम इनके ऊपर दे दिया। देखो दादाजी का नाम क्या था, ऊपर से दिखा दो, बालाजी विश्वनाथ। तो यहां से उठाया बालाजी, और अपने से उठाया बाजीराव, नाम रख दिया क्या, बालाजी बाजी। और ये ट्रेंड बन जाएगा। अब आगे आगे जितने भी इनके जो आने वाले ना, जो जो पेशवाज आने वाले हैं, वो यही करेंगे, बस ऊपर से नाम उठा के कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, और ये बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करेगा। तो बालाजी बाजीराव कब तक रहे, 21 ईयर तक, 40 से लेकर 61 तक। तो 40 से लेकर 61 तक मतलब कब से कब तक कौन सा मुगल इंपीरियर रहा होगा उस समय, मोहम्मद शाह से लेकर लास्ट कौन रहा होगा, 61 में कौन था, 61 में मुगल इंपीरियर कौन था? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, 61 में मुगल इंपीरियर कौन था? शाह आलम टू, गुड, शाह आलम टू, बिल्कुल सही, शाह आलम टू। तो
नाना साहब ने मोहम्मद शाह से लेकर शाह आलम तो पूरी पिक्चर देखी। इसका मतलब आपका चीजें लिंक करो कि भाई साहब अहमद शाह बहादुर के बाद में कौन आया होगा, आलमगीर टू के बाद शाहजहां थर्ड। तो उनकी जो मौत का सिलसिला था वो के पीछे असली कौन थे, नाना साहब। नाना साहब सदाशिवराव भाऊ जो आपने बोला था, वो एक्चुअल में पावर में तो यही तो थे जो पेशवाज, जो पेशवा मेन पेशवा। और उसने उन्होंने इमादुल मुल्क को बैठा दिया अपने चेले को, इमादुल मुल्क मारता रहा उनके इनके इनके चक्कर में। तो ये पूरा जो कांड हो रहा उस समय मेन जो मराठा है पावर में वो हमारे नाना साहब है। नाना साहब के 3 बेटे थे, विश्वास राव, अभी तीनों नाम इंपॉर्टेंट याद रख लो, विश्वास राव, माधव राव और हमारे नारायण राव। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी तो उसमें जो नाना साहब की जो वाइफ है, जो विश्वास राव की मम्मी जी है, तो मम्मी जी को क्या लगता है कि सदाशिव राव बाहू लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, वो अगर लड़ाई में विनर होकर आएंगे तो ऑब्वियसली बात है आगे जाके फिर वो भी पेशवा बन जाएंगे, मेरा बेटा नहीं बनेगा। तो अपने माइनर बेटे को 18 साल का भी नहीं होते उनको लड़ने के लिए भेज देते हैं और ये बेचारा बैटल में मारा जाता है। ये मर गए, ये खत्म। तो अब ये खत्म तो सोचो अगला पेशवा कौन बनेगा, माधवराव। तो अगला जो पेशवा आने वाला समझ गए ना, नाना साहब के बाद नेक्स्ट पेशवा कौन आएगा, माधवराव। और माधवराव के बाद नेक्स्ट पेशवा कौन आने वाला है, अगला इनका छोटा भाई नारायण राव। बताऊं क्योंकि माधवराव की डेथ होने के बाद नारायण राव बनता है, वो भी पिक्चर भी समझ, मतलब इतना समझ लो कि नाना साहब के बाद अगला पेशवा विश्वास राव नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड बैटल पानीपत में इसकी डेथ हो जाएगी। तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब नाम से भी जानते हैं। साहू 1749 में साहू की डेथ हुई थी, तो 1748-49 बहुत बड़ा इवेंट था। अब ये क्वेश्चन भी मेन से पूछा जाता है कि 1748-49 इन द हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी जो दो सबसे बड़े ईयर्स में काउंट कर सकते हैं, तो जहां दो ऐसे ईयर हैं जब बहुत बड़े इवेंट्स हुए। तो कौन कौन से बड़े इवेंट्स हुए 48-49 के अंदर, तो आप बोलोगे 48-49 के अंदर मोहम्मद शाह की डेथ, निजामुल मुल्क की डेथ और किंग साहू की डेथ हुई। तो इनकी डेथ होती पूरा जो पॉलिटिकल सिनारियो है इंडिया का पूरा ही बदल गया, समझे, पूरा सिनारियो ही चेंज हो गया। क्योंकि मोहम्मद शाह के बाद जो आया अहमद शाह, वो इतना पावरफुल नहीं था। उधम भाई एक्चुअल में जो उनकी मम्मी थी उन्होंने पूरी पावर अपने कंट्रोल में ले ली, एक तो वो चीज होगी। प्लस अब अहमद शाह अब्दाली को खून लग गया मुंह पे, तो वो अटैक करना स्टार्ट कर दिया उसने, एक वो पिक्चर होगी। दूसरी पिक्चर क्या हुई कि शाहू के मरते ही कोई किंग बचा नहीं, कोई किंग बचा नहीं, तो पेशवा ही सुप्रीम अथॉरिटी होगी। तो अब सारी पावर पेशवा के पास आ गई। तो मराठाओं के अंदर पूरी पिक्चर चेंज होगी कि पहले जो छत्रपति होते थे, छत्रपति शिवाजी, मतलब बेसिकली छत्रपति की जगह अब पावरफुल कौन हो गए, हमारे पेशवा। तो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट ये 2 साल रहेंगे 48 और 49, काफी चीजें यहां बदली है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट संगोला एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। संगोला एग्रीमेंट, संगोला एग्रीमेंट को एक दूसरा नाम भी है कॉन्स्टिट्यूशनल रिवोल्यूशन ऑफ 1750। अब ये क्या एग्रीमेंट था, क्या इस एग्रीमेंट में टर्म बोली गई, वो क्या हुआ, एक सेकंड। सो संगोला एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो संगोला एग्रीमेंट क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन 1750 है। इसमें क्या बोला गया कि साहू का जो सक्सेसर थे राजा राम, उसने बोला भाई साहब किंग विंग मेरे से ना संभालने वाला, अब तुम ही संभालो। तो राजा राम ट्रांसफर द सुप्रीम पावर, भैया राजा राम उससे कंफ्यूज मत कर लेना, कौन से, ताराबाई के हस्बैंड, शिवाजी टू के पापा, वो भी राजा राम थे, समझ आया, तो उनसे कंफ्यूज मत हो जाना। सो जो राजा राम है इन्होंने क्या करा, जो पावर है वो छत्रपति से पेशवा को, छत्रपति मतलब किंग होते थे, तो छत्रपति से पावर किसको चलेगी, पेशवा को ट्रांसफर कर दी। तो ये है संगोला एग्रीमेंट। तो क्वेश्चन यह आ सकता है कि संगोला एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ, नाना साहब और राजा राम के बीच में क्या हुआ। संगोला एग्रीमेंट की टर्म्स क्या थी कि छत्रपति ने अपनी सारी पावर किसको दी थी, पेशवा को दे दी। बेसिकली अब किंग का चैप्टर खत्म, पेशवाशिप ही मेन पावर में आ चुके हैं। सो ऑल पावर इन द हैंड ऑफ पेशवा। पेशवा हो गया डी फैक्टो रूलर, डी जूरी रूलर। अच्छा डी फैक्टो डी जूरी एक पॉलिटिकल टर्म है, इनका मतलब क्या होता है, डी फैक्टो का मतलब होता है समथिंग एग्जिस्ट इवन दो इट मे नॉट बी लीगली एक्सेप्टेड और एग्जिस्टिंग, कि लीगली आप नहीं मानोगे ऐसा कुछ होता है बट वो है। जैसे पेशवा को लीगली आप नहीं बोलोगे किंग है, बट ऑब्वियसली बात है वही किंग है, लीगली थोड़ी किंग, लीगली पेशवा, लीगली तो एक मिनिस्टर है, बट डी फैक्टो रूलर है, रूलर की तरह काम करेगा। एक है डी जूरी रूलर, राइटफुल इंटाइटलमेंट और क्लेम बाय द लीगल राइट। लीगली संगोला एग्रीमेंट ने इसको ही पूरी पावर दे दी है। तो डी जूरी रूलर भी है लीगली, और डी फैक्टो रूलर भी, मानो या नहीं मानो रूलर तो भी यही है। तो इस तरह से डी फैक्टो अभी भी आ सकता है क्वेश्चन में कि जो नाना साहब वाज डी फैक्टो रूलर या डी जूरी रूलर, ओनली डी फैक्टो रूलर, ओनली डी जूरी, इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा डी फैक्टो भी थे, डी जूरी रूलर भी थे। हेडक्वार्टर कहाँ, ये इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले बताया था पूना, और मैंने आपको बताया पूना से जो जो मेन मेन पास पास में जगह उनकी डिस्टेंस भी दिमाग में रखना, मेंस में काफी काम आएगा। फर्स्ट लेक्चर में समझाया था मैंने आपको। देन मराठा एक्सपांशन, अब खतरनाक तरीके से एक्सपांड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लो, यहीं पे इनका डिक्लाइन होने का रीजन भी चालू हो रहा है।
नाना साहब को समझ में आ गया कि भैया बढ़ते चलो बढ़ते चलो, मोहम्मद शाह निमट गए, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो क्या किया, इनके टाइम पर जो मराठा एम्पायर है वो ऐसे एक्सपांड हुई, देखो मैं दिखाता हूं कैसे। इनके टाइम पे मराठा एक्सपायर है ऐसे यू गई, यहां तक पहुंची, अच्छा यहां तक, एक सेकंड रुक जा रे, आजा, यहां तक। और ये जो पॉइंट है ये क्या है, 14 जनवरी 1761। ये समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे लिख दिया कि यहां तक बढ़ेंगे, और उसके बाद इसी तरह से डिक्लाइन भी होंगे। समझ गए, नाना साहब के टाइम पे बढ़ेंगे, फिर थोड़ा डिक्लाइन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, फिर वापस से इंक्रीज होना चालू होंगे, वापस से बढ़ेंगे, इतना इस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, कुछ टाइम तक बढ़ेंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, इस तरह से कांस्टेंट रीजन हो जाएगा। देन आफ्टर ये कांस्टेंट टाइम चलेगा, इसमें हल्का सा डिक्लाइन आएगा, और डिक्लाइन होने के बाद फाइनली खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा ये मैथमेटिकली मैंने आपको चीज समझाने की कोशिश करी है, एक्सपांड हुए, बड़े, एक पॉइंट पे पहुंचे, डिक्लाइन आया, फिर दोबारा से राइज करेंगे, फिर कांस्टेंट हो जाएंगे, और कांस्टेंट होने के बाद एक बार फिर डिक्लाइन आएगा, एंड फाइनली अबॉलिश हो जाएंगे। तो ये पूरा जो रीजन है इसको मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूँ, इसको बोलते हैं ए बी पोर्शन, रेड ले लेते हैं थोड़ा समझने के लिए, मैंने बहुत छोटा बना दिया ना। एक्चुअली एक्चुअली मैं ऐसा कुछ बनाने का मेरा मूड नहीं था, बट थोड़ा सा वो टेक्निकल वाली, टीचर वाली चीज दिमाग में आ गई दोबारा से कि मैं टीचर हूँ टेक्निकल का, तो उसी तरह चलाते हैं। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये सी ले लेते हैं, ये पॉइंट, इसको डी ले लेते हैं, डी से ई ले लेते हैं, ई से इसको एफ ले लेते हैं, और एफ के बाद तो क्या एबोलिश हो गया। तो इसमें कितने रीजन बन के आ रहे सामने मराठा हो गए, ए बी बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है नाना साहब। सो ए बी रीजन किसके अंदर में, एनएस, एनएस का मतलब नाना साहब, बीसी का मतलब क्या है, नाना साहब चले गए तो माधव राव आया होगा तो ये माधव राव के टाइम में एम आर माधव राव, और सीडी क्या है, सीडी भी माधव राव। तो माधव राव के टाइम में इनिशियली डिक्लाइन हुआ, बट फिर माधव राव ने इसकी पूरी दोबारा से इसको एक्सपांशन करना स्टार्ट किया। फिर जो डीई आता है, डीई में कौन है, डीई के अंदर नारायण, मतलब फ्लक्चुएट है, एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं बोलेंगे, हल्का सा इस तरह से बोल, हल्का सा फ्लक्चुएशन। तो ये फ्लक्चुएशन है, इसमें कौन आएगा, नारायण राव आएगा, और भी जो दो तीन के जो पेशवा है वो सारे पेशवा इसके अंदर आ जाएंगे, रघुनाथ राव, नारायण राव, ठीक है। तो ये यहाँ पाएंगे जो बाजीराव सेकंड भी आएगा। एंड फाइनली जो लास्ट रीजन होगा इसमें कौन होगा, इसमें होगा बाजीराव सेकंड, बाजीराव टू। तो बाजीराव टू होगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी एक पिक्चर है जो आपको आगे दिखने वाली है। मैंने जो यहाँ कर्व बनाया उतना अच्छा नहीं बनाया, बट इसमें मैंने आपको एक्चुअली समझाने की कोशिश करी है कि अब किस तरह से जो मराठा है वो चलेंगे। तो जो जो जिनिथ है, मतलब जो टेरिटोरी एक्सपांशन की जो पीक है, वो पीक पे कौन लेके गए, नाना साहब। किस डेट तक, 14 जनवरी 1761, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की डेट है ये, इस डेट पर ये पीक पर पहुंचेंगे। इसके बाद इनका डिक्लाइन चालू हो जाएगा कुछ टाइम तक। तो मैं फिलहाल इसको मिटा दूं ऐसे, ये मिटाऊं, अच्छा मिटी गया, छोड़ो। इनकेस आपको बनाना हो तो आप बाद में जो आपको नोट्स मिलेगा आप उसमें अलग से एडिशन कर लेना, इस चीज को पढ़ने के बाद आप खुद समझ गए। तो नाना साहब ने टेरिटोरियल एक्सपांशन कहां से कहां तक कर दिया, कटक से लेके अटोक तक। ये एक डायलॉग आता है, कटक टू अटोक। अटोक एक्चुअली एक पाकिस्तान, फिलहाल पाकिस्तान के अंदर एक सिटी है, ठीक है। तो वहां तक मत सोच लो कहां से, कटक साउथ से लेके पूरा कहां तक पहुंच गए, पाकिस्तान तक, इतना एक्सपांशन कर दिया उन्होंने। अब ये देखो कैसे लोगों के उंगलियां करेंगे भी। तो ईस्ट में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो अलवर्दी खान उस समय, अलवर्दी खान याद करो 1740, अलवर्दी खान, बैटल ऑफ कौन सी बैटल में सरफराज को हराया, बैटल ऑफ पूछ के रटा दूंगा, चलती क्लास में पूछ पूछ के तुमको सब याद है, जो मेन मेन इवेंट है, जो भूलने वाली चीज है वो सब मैं तुम्हें रटा दूंगा। सो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अलवर्दी खान ने बैटल ऑफ घेरिया में सरफराज को हराया, बैटल ऑफ घेरिया में सरफराज को हराया। और उसके बाद ये जो है रघु, अच्छा अब फिलहाल बात है रघु जी भोसले। तो रघु जी भोसले ने क्या करा, अलवर्दी खान के ऊपर लगातार अटैक करा, बार बार रेड मारी, ठीक है, बार बार रेड करी, और वहां से फाइनली अलवर्दी खान ने परेशान होकर, तंग होकर, इनके साथ एक अहमदिया ट्रीटी साइन कर ली 1751 में, जिसके अंदर मराठा, मुगल और अलवर्दी खान थे। और उस ट्रीटी की टर्म्स हम पहले देख चुके हैं, उड़ीसा इनसे ले लिया, और 1,20,000 रुपए एनुअली ऐसा चौथ इनको देना पड़ा, अलवर्दी खान को, किसको, मराठाओं को। साउथ में मैसूर को भी बोला चुपचाप से रेवेन्यू दो। नॉर्थ में राजपूत किंगडम पे लगातार रेड करी, अहमदिया ट्रीटी, ऑब्वियसली बात है, मुगल को बोला कि आप सब हम ही तुमको प्रोटेक्ट करेंगे चारों तरफ से, और हम ही एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे साथ में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इनको करना है, लेकिन ये पूना से उठ के तो आ नहीं सकते दिल्ली में, पूना संभालना है ना। तो इन्होंने अपना पपेट, अपना एक जो बोलते हैं ना, अपना एक बंदा बैठा दिया, जिसका नाम है इमाद उल मुल्क, उसको बनाते हैं वजीर। और ये इमाद उल मुल्क पता ना, तीन को निपटाएगा भी, अहमद शाह को भी, और उसके बाद आलमगीर टू को भी, और शाहजहां थर्ड को भी, इमाद उल मुल्क, ठीक है। और इसी रीजन था कि इमाद उल मुल्क इस अकेले ने ही थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में सपोर्ट करा, किसको, मराठाओं को, इसके अलावा किसी ने नहीं करा। तो क्यों करे भाई, पपेट है ना, ये तो करेगा। ये क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको मेंस में देने वाला हूँ, काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने लिखा भी होगा, पीछे दिखा देता हूँ, एक सेकंड, अगर वो क्वेश्चन हमारे पास है तो। ये देखो, इट वाज द मराठा
नॉट द मुगल, ये यूपीएससी मेंस का एक मेंस में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, एक क्या बोलते हैं उसको, वर्ड भूल गया मैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप से ना। इट वाज द मराठा नॉट द मुगल हु फॉट द अफगान अंडर द अब्दाली इन 1757, व्हाट डज द स्टेटमेंट इंप्लाइज क्रिटिकली एवेल्यूएट। तो अगर ये क्वेश्चन में अब्दुल आप बता सकते हो ना कि मुगल नहीं लड़े थे, वो मराठा लड़े थे, मुगल की तरफ से सिर्फ किसका सपोर्ट मिला था, इमादुल मुल्क का, और इमादुल मुल्क इनका ही पपेट था, तो उसी के जो चमचे थे, जो उसी के जो सिपाही थे, वही सपोर्ट करे, मुगल आर्मी सपोर्ट नहीं करा इस पूरी बैटल के अंदर। और मुगल आर्मी, चलो मुगल आर्मी में मान भी लेता हूँ कि मुगल आर्मी थी क्या 1761 के अंदर, सब तो खत्म हो गई थी। सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, वो डायलॉग याद है, तो ये शाह आलम भाई साहब ही उस समय, ठीक है। तो उतना वो डायलॉग भी अगर आ जाए क्वेश्चन तो वो डायलॉग ही कोट कर देना कि जो टेरिटरी थी मुगल की उतनी जड़ी नहीं थी, इतनी आर्मी नहीं थी कि हम ये बोल सके मुगल आर्मी फॉर्ट की। एक्चुअल में जो मुगल के अंदर जो आर्मी थी वो मराठा ही आर्मी थी, तो जो फॉर्ट की वो मराठाओं ने ही की, मुगल ने नहीं करी। और आपको शायद ये पता होगा कि 1760 से लेकर 1772 तक 12 साल तक शाह आलम तो दिल्ली में नहीं आया। तो आप कैसे कहते हो कि मुगल फाइट करा है, शाह आलम तो दिल्ली में नहीं है, वो तो बोला मैं तो किंग ही नहीं हूँ, वो तो भगता डोल रहा है। तो हर तरह से ये बोलना कि मुगल ने फाइट करा वो गलत है, शाह आलम पार्टी नहीं है, मुगल पे आए नहीं, दिल्ली में डर के आया ना, इमादुल मुल्क मैंने बताया था आपको, डर के भागता रहेगा कि ये भी ना मार दे, ये भी ना मार दे। फिर वो जबीता खान का चैप्टर वो बैठा के चला गया यहाँ पे, वो सारी बात नजीब नजीब वाला, नजीब के बाद जबीता खान आ गया, तो पूरा चैप्टर यहाँ चलेगा। लिंक करो चीजों को, ज्यादा सही से समझ में आएगा। कहां तक पहुंच गया था मैं, हाँ। तो नॉर्थ में अहमदिया ट्रीटी हुई, उसके बाद बैटल ऑफ उदयगीर होती है। बैटल ऑफ उदयगीर क्या, अभी तक देखो ये सब की उंगली कर रहे थे, उधर गए अलवर्दी खान, बंगाल में अलवर्दी खान को उंगली कर दी, बड़ी बड़ी स्टेट के बारे में बात करो, बंगाल में अलवर्दी खान की उंगली करके आ गए। उधर गए तो राजपूत स्टेट की उंगली, जो नॉर्थ में राजपूत स्टेट है उनके कर दी उंगली। मुगलों को खैर उन्होंने परेशान कर ही रखा है। एक और बहुत बड़ी स्टेट थी हैदराबाद, हैदराबाद बहुत बड़ी स्टेट थी, जो शायद इनका सपोर्ट कर देते इस पर्टिकुलर बैटल में। वही हैदराबाद के निजाम उल मुल्क के जो उनके वंशज है। आपको पता होगा 1761 में हैदराबाद में कौन होगा, 1760 में इस पर्टिकुलर डेट पर बैटल ऑफ उदयगिरी जब लड़ेगी, तो हैदराबाद में निजाम उल मुल्क तो होंगे नहीं क्योंकि उनकी तो डेथ हो चुकी है। तो निजाम उल मुल्क के सक्सेसर कौन थे, उनके बाद कौन आया था नंबर, चलो सोच के बताना, कमेंट सेक्शन आप लोगों ने बता देना। तो बैटल ऑफ उदयगिर के अंदर हैदराबाद के निजाम को इन्होंने डिफीट कर दिया, उनको बोला 62 लाख, कितने 62 लाख रुपए पर एनम दोगे भाई, इतना बड़ा पैसा इनसे मांग डिमांड कर दिया। तो सोचो निजाम गुस्सा है, अलवर्दी खान गुस्सा है, राजपूत गुस्से हैं। तो अभी इनका पंजाब अभी इतना पावरफुल नहीं है कि इनका सपोर्ट करे, पंजाब इस बैटल के बाद पावरफुल होगा। तो भाई साहब ये पूरी पिक्चर रही, इन्होंने किस तरह से इन्होंने किया। खैर जब दिल्ली में गए, अहमदिया ट्रीटी साइन करी, तो आते वक्त ये पंजाब से अब्दाली के जो एजेंट है उसको भगा के आ गए, तिमूर शाह, उसको निकाल दिया। और ये इनकी बिगेस्ट ब्लंडर है जिसकी वजह से इनका डिक्लाइन चालू होगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है 14 जनवरी 1761 पे, जिनमें जो एक्चुअल कमांड है, जो नॉमिनल कमांड है, मतलब जो नाम था वो तो विश्वास राव के नाम पे लड़ा गया, लेकिन एक्चुअल कमांड सदाशिव राव के पास थी, आर्टिलरी कमांड इब्राहिम खान गर्दी के पास थी, और जो सपोर्टेड था इमादुल मुल्क का था। वेयर एज जो हमारे अब्दाली साहब है, इन अब्दाली साहब जो अफगानिस्तान से आए थे, ये अहमद शाह अब्दाली, संजय दत्त, वैसे अब्दाली साहब नहीं बोलना चाहिए इनको तो, इस क्योंकि जिस तरह के इनके कांड थे, जिस तरह के इन्वेजर थे, आई थिंक डिजर्व नहीं करते शाह बोलवाना, तो अहमद शाह बोलूंगा मैं इनको। तो अहमद शाह भी नहीं बोलेंगे, अब्दाली बोलेंगे सिर्फ। तो अब्दाली प्लस नजीबुद्दौला प्लस सुजाउद्दौला, ठीक है। तो ये तीन लोगों ने मिलके यहाँ ये बैटल ऑफ पानीपत फॉट करी, एंड फाइनली ये तीनों की जीत हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सारे रीजन आपको पहले ही बता दिए इनके, फिर भी हम और भी देख लेंगे अभी रीजंस। बिकॉज ऑफ देयर अर्ली बिहेवियर नो सपोर्ट फ्रॉम द अदर किंगडम, समझ में आ गया ना, वो जो उंगली कर रहे हैं इस वजह से किसी ने सपोर्ट नहीं करा। एक सूरजमल बेचारा सपोर्ट करने आ रहा था, उनके साथ भी सदाशिव राव ने उंगली कर दी, तो वो भी बोला ऐसे जैसे तुम्हारा एटीट्यूड अपने पास होगा, मैं नहीं करना तुम्हारी मदद, गुस्सा हो चलेगा। ओनली वीक, सिर्फ इमादुल मुल्क का वीक सपोर्ट था इनके पास। मराठा आर्मी कंप्लीटली राउटेड, 28,000 सोल्जर्स मार दिए गए उनके। पेशवा हेल्प करने आ रहे थे, खबर सुनकर कुछ टाइम के बाद जून में उनकी डेथ हो जाती है। मतलब मैंने थोड़ा हिंदी लिख दिया क्योंकि पहले के नोट से मैं डायरेक्टली वहां से कॉपी कर दिया, इसलिए मैंने इसमें चेंज नहीं किया। समझ गया ना, मतलब आप तो उसको कैसे लिखना है। फिर अहमद शाह अब्दाली कुड नॉट बेनिफिटेड, अहमद शाह अब्दाली को भी ज्यादा फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हिज आर्मी प्लंडर्ड व्हाइल रिटर्निंग बाय द सिख। जब वापस जा रही थी इनकी आर्मी पंजाब से गुजर कर, तो सिखों ने दौड़ा दौड़ा के मारा इनको। बदला गोल्डन टेम्पल लूटने का, याद करो गोल्डन टेम्पल कब लूटा था इस कंजर ने, तो तब का बदला लिया सिखने से, ठीक है। चलो अब आता है मेंस के हिसाब से बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ द मराठा डिफीट, कि मराठाओं के हारने के पीछे कारण क्या थे। सो मराठा के हारने के पीछे पहला कारण क्या था, देयर पॉलिसीज एंड एटीट्यूड टुवर्ड द अदर किंगडम, सो दे हैव टू फाइट अलोन। जो भी इनका रीजन था उसकी वजह से इनको अकेला ही लड़ना पड़ा। उंगली करने वाला जो कैरेक्टर है, तो कोई किसी ने मदद नहीं करा इनका। मराठा के पास 45,000 सोल्जर्स थे
अफगान के पास 60,000 सोल्जर्स है, मतलब सोल्जर्स वाइज भी अफगान जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि इनको किसका सपोर्ट मिल गया था, सुजाउद्दौला का और नजीबुद्दौला, उनकी आर्मी भी इनके सपोर्ट में आ गई थी, इसलिए इनकी जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। फिर मराठा में एक ये चीज है, ये जो बैटल थी, ये बैटल थी स्वॉर्ड वर्सेस गन, मतलब एक तरफ बंदूकें थी तो एक तरफ तलवार थी, समझ आए। तो ये बेचारे तलवार से लड़ रहे थे, उनके पास मस्टेक्स बंदूक और जो स्वेल गन्स बेसिकली जो तोपे थी, तो तोपे और बंदूक वर्सेस तलवारों के बीच की लड़ाई थी। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, अब तलवारों से कैसे बंदूक वालों से जीतोगे। फिर दूसरा, नियर फेमिन कंडीशन प्रिवेल्ड इन दी मराठा कैंप एज दी रोड टू दिल्ली वाज कट ऑफ बाय दी अफगान। समझ गए ना कि दिल्ली तक जाने का रास्ता था, उधर तो अफगान आके बैठ गए दिल्ली तक। तो आपने बैटल देखना, मैं बोलूंगा आपको टाइम मिले पानीपत मूवी जरूर देखना, बहुत काम आएगी इस हमारे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से। तो जो दिल्ली तक का जो पिक्चर ऐसी थी, पानीपत मूवी में बहुत अच्छे से चीज को दिखाया गया है कि अफगानिस्तानी वापस, जो अब्दाली था इसको वापस जाना था कहाँ पे, अफगान में, क्योंकि वहां पे तख्ता पलट हो गया था। तो इसको खबर मिल गई ये वापस जाना चाह रहा अफगानिस्तान, मराठा दिल्ली आना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों उल्टे हैं। दिल्ली के रास्ते में तो मराठा है और अफगानिस्तान के रास्ते में कौन है, सॉरी दिल्ली के रास्ते में तो ये अब्दाली और अफगानिस्तान के रास्ते में मराठा। तो उसमें दिखाया भी गया कि अब्दाली ने बुलाया किसको, सदाशिव राव भाऊ को, कि आओ समझौता कर लेते हैं, लेकिन वही एटीट्यूड नहीं किया, ठीक है। और उसकी वजह से ये बैटलमैन को हार का सामना करना पड़ा। अगर थोड़ा समझदारी से काम लेते इस समय, थोड़ा एटीट्यूड अगर एक साइड में कर देते तो बैटल बच जाती और इतनी जो कैजुअलिटी वो नहीं होती, और मे भी शायद इंडिया के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी पावर में आती नहीं। खैर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी का जो टाइम था उसके कई सारे पॉजिटिव चीज भी है और कई सारे नेगेटिव भी है, उसके ऊपर अलग से बात करेंगे कभी। तो एक तो ये चीज आ गई। नेक्स्ट पांचवा, म्यूचुअल जेलिसिस इन, मतलब वो जो मराठा के जो लीडरशिप है उनमें आपस में जो जेलिस थी कि सिंधिया कैसे आगे बढ़ रहा है, होलकर कैसे जा रहा है, भोसले कैसे जा रहा है, गायकवाड़ कैसे, वो वाली जो जेलिस भी यहाँ पे काम आई। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है थर्ड बैटल पानीपत का कि नाइदर मराठा नॉर द अफगान बेनिफिटेड फ्रॉम दिस बैटल। बेनिफिशियरी कौन थे, ब्रिटिश। एक्सपांशन स्टार्ट कर दिया बंगाल में, या कहीं हद तक हम ये बोल सकते हैं कि सिख भी हो गए, क्योंकि उनको भी पंजाब में रोकने वाला कोई नहीं है, तो उनका भी एक्सपांशन चालू हो गया। तो ब्रिटिश, और आप चाहे तो इसमें ऐड भी कर सकते हैं, इनकेस अगर हम चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं कि सिख, हालांकि ये बुक्स में नहीं था, ये मैं अपने ओर से ऐड कर रहा हूँ जितना मैंने चीजों को समझा उसके हिसाब से, कि सिख भी इसके कहीं ना कहीं फायदा उठाया सिख ने, ठीक है, क्योंकि उनको रोकने वाला फिर कोई होगा नहीं। सो अब ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के मेंस के बारे में क्वेश्चन आए तो आपका फाइनल कंक्लूजन ये लाइन होगी जो मैंने लिखी है, फाइनल, दिस बैटल डिड नॉट डिसाइड वो वुड रूल इंडिया बट रादर वो वुड नॉट, इट देयरफॉर क्लियर्ड द वे फॉर द राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन होना चाहिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। सो यहां तक की बात हुई। देयर आफ्टर माधव राव है और नारायण राव है, रघुनाथ राव है, स्वामी, ये 2-4 और बच्चे हैं। ये मैं पहले भी पुराने वीडियो में कवर कर चुका हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको बताने में, बट क्योंकि 40 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन वो खत्म हो रही है तो मैं इसको बंद करके दोबारा चालू कर रहा हूँ। मैं एंड करके ही क्लास आज सोऊंगा, बोल रखा मैंने आपको, तो जस्ट बंद कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करो, अगर जो करना चाहे अदर सो जाओ। ठीक है, तो हम बात करते हैं माधव राव के बारे में। तो माधव राव 761 से 72 तक रहे, ऑलमोस्ट 11 साल रहे। बट 11 साल में इन्होंने जो मराठा है एम्पायर उसकी पिक्चर चेंज कर दी, मतलब वापस से इन्होंने गुड मॉर्निंग हो गया क्या, अच्छा 12 बजे तो वापस से इन्होंने जो मराठा की जो खोई हुई रेपुटेशन थी वापस से, इसको बोलते हैं मराठा रिस्क करेक्शन, मराठा रिस्क करेक्शन, ठीक है, रिस्क करेक्शन बोलते हैं। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, वो हिंदी टोन आ ही जाता है, राजस्थानी टोन। तो 11 साल में वापस से, मैंने बताया ना, थोड़ा सा आपको याद हो, कर्व याद करो, कर्व अब बहुत काम आएगा। कर्व जो मैंने आपको बताया था पहले, कौन सा वाला कर्व, ये पहुंचे पीक पर, डिक्लाइन हुए, उसके बाद हल्का रिलाइज करेंगे। तो मैंने क्या बताया था, याद करो, कर्व के अंदर ये नाना साहब थे, ये माधव राव था और ये भी माधव राव था, समझ आया। तो इनिशियली थोड़े कुछ टाइम के लिए डिक्लाइन, क्योंकि जो कमी थी वो तो पूरी करने में टाइम लगेगा, 28,000 सैनिक मारे गए। तो बट उसके बाद वापस से इन्होंने उस लेवल पे नहीं पहुंचा जिस लेवल पे ये था, वो पीक नहीं, पीक थोड़ी सी कम रहेगी, देन कांस्टेंट हो जाएगा। तो वो सेम वाली चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे, बट हाँ याद रखिए कि माधव राव को बहुत बड़ा सपोर्ट था किसका, नाना फडणवीस का। तो ये पिक्चर में आ चुका, नाना फडणवीस काफी लॉयल है पेशवाओं के। शाह आलम टू जो है उनको दिल्ली में लेके आए अंडर दी महाजी सिंधिया। महाजी सिंधिया कौन है, सिंधिया रूलर है। सिंधिया रूलर कहाँ के, ग्वालियर के। तो वो महाजी सिंधिया को वापस से दिल्ली लिया। अब बोलोगे वापस से दिल्ली लिया, कहाँ था वहां शाह आलम टू, याद करो, भागता फिर रहा था, 12 साल था, भगोड़ा भगोड़ा मुगल इंपीरियर, फुगिटिव मुगल इंपीरियर। किसके डर से, पहले तो इमादुल मुल्क के डर से, उसके बाद में नजीब उद्दौला के डर से, ठीक है, नजीब।
और उसके बाद में उसका सक्सेसर जबीता खान। तो बाद में महाजी सिंधिया लेके जाते हैं शाह आलम 2 को, जबीता खान को मारते हैं, याद करो पूरी पिक्चर लिंक होगी, जबीता खान बैठा हुआ था दिल्ली में, जबीता खान को मारते हैं मीर बख्शी बन के, और उसको मारने के बाद ये स्टेबलाइज होता है। उसके बाद उसका बेटा आता है गुलाम कादिर जो है, वो इसको अंधा बना देता है, एंड फाइनली वापस से महाजी सिंधिया आता है, उसको भी निपटा देते हैं। तो ये पूरी पिक्चर रहेगी इस पूरे ड्यूरेशन में। माधव राव 2 के 72 के अंदर डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द टीबी। उस समय टीबी की कोई इलाज तो था नहीं, तो बेचारे मर जाते थे लोग, टीबी। लेकिन एक ये भी बड़ा 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 एक मेरा दिमाग में क्वेश्चन है कि पता कैसे चलता था उसको टीबी थी, मतलब काफी अभी तो चलो डिटेक्ट हो जाती है, बट उस समय कैसे पता चल जाता है कि टीबी है, बड़ा सरप्राइजिंग ये चीज है ना। चलो फिर नेक्स्ट आता है नारायण राव, 72 से लेकर 73 तक है। अब ये कौन है नारायण राव, याद आए, नाना साहब के सबसे छोटे बेटे नारायण राव। ये 1 साल के अंदर ही इनका जो एम्पायर खत्म हुआ, 1 साल के अंदर ही ये रघुनाथ राव ये उंगली करना स्टार्ट कर दे। रघुनाथ राव कौन है, नाना साहब के छोटे भाई, मतलब एक्चुअल में नारायण राव के चाचा, नारायण राव के चाचा है रघुनाथ राव। तो चाचा और भतीजे के बीच में पंगा होता है, और चाचा अपने भतीजे को निपटा के खुद बन जाते हैं पेशवा 1 साल के अंदर। तो जब रघुनाथ राव पेशवा बनते हैं तो उस समय एक होती है 12 भाई बड़ा भाई कॉन्स्पिरेसी, 12 भाई 12 में 12, तो 12 भाई लोग मिलके 12 बेसिकली एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट था, जिसके अंदर नाना फडणवीस और 11 अदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो बंदे थे वो थे, तो उनको बोलता है 12 भाई। तो 12 भाई मिलके कॉन्स्पिरेसी करते हैं रघुनाथ राव के खिलाफ, और इनकी जगह पे स्टेबलाइज कर देते हैं माधव राव 2 को। माधव राव 2 कौन है, नारायण राव के मरने के बाद, मरने के बाद इनका जो बेटा पैदा होता है वो होता है हमारे लाइक दी बाहुबली। बाहुबली में देखा था हमने अमरेंद्र बाहुबली के मरने के बाद वो क्या नाम है छोटे वाले बाहुबली का, छोटे वाले बाहुबली का नाम अमरेंद्र बाहुबली, तो बड़ा वाला तो पता, छोटे वाले का नहीं पता, वो बाहुबली शायद महेंद्र बाहुबली, हाँ महेंद्र। तो ये माधव राव 2 एक्चुअल में महेंद्र बाहुबली है, ठीक है, नारायण राव 2 के मरने के बाद पैदा हुआ है। तो बस ये 12 भाई कॉन्स्पिरेसी के, ये 12 भाई एक्चुअल में वही शिवगामी बनेंगे, शिवगामी बनकर घोषित करेंगे नहीं कि भाई तू नहीं है, ये है माधव राव असली पेशवा। तो ये कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हो जाती है, और इसमें रघुनाथ राव को भगा दिया जाता है, और ये भाग के चला जाता है ब्रिटिश। अब वही उस समय एक ही था, जिसको भी भगाओगे, जिसको भी पावर नहीं दोगे, वो अपने जाके अपने पापा जी के पास बैठ के बोलेगा पापा जी हड्डी डालो, मतलब वो चाटने के लिए। तो रघुनाथ राव अगेन ब्रिटिशर्स के पास जाता है, ब्रिटिशर्स फूट डालो राज करो वाली इनकी पॉलिटिक्स चालू होगी। उसकी वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होती है। ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके बारे में, अगेन क्यों नहीं करूंगा, मैंने बताया ना, जहां भी एंग्लो वर्ड आएगा, एंग्लो मराठा, एंग्लो मसूर, एंग्लो सिख, वो सब एंग्लो के साथ बात करेंगे, गवर्नर्स के साथ बात करेंगे। तो 75-82 के अंदर होती है। यहाँ सवाई माधवराव का मतलब है नाना साहब। सवाई माधव तो बच्चा है, अभी पैदा ही हुआ है वो बेचारा, वो कहां से लड़ेगा, तो इसकी जगह कौन लड़ेगा, शिवगामी। शिवगामी मतलब नाना फडणवीस। उधर से कौन है, रघुनाथ राव और ब्रिटिशर्स मिलकर लड़ते हैं, ठीक है। इस लड़ाई का कोई एंड नहीं मिलता, इसके एंड में एक ट्रिटी ऑफ सल्बाइन साइन होती है, जिसमें ये मान लेते हैं ब्रिटिशर्स की कि सवाई माधवराव ही आपका पेशवा। इस रघुनाथ राव को बोलता है चल भाई साइड में बैठ, निकल, ठीक है, तो कहानी खत्म। तो ट्रिटी ऑफ सल्बाइन साइन होती है। एक सेकंड, तो क्या हो गया रे, चलो इसको मैं बाद में ठीक कर लूंगा। फिर अगले पेशवा सवाई माधवराव 2, कौन से, ये छोटे वाले, ये बच्चे थे, अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, जो छोटा बच्चा है उसी के बारे में बात हो रही है। तो ये बच्चा लगभग 21 साल तक रहता है, लेकिन इस बच्चे के ऊपर शिवगामी हावी हो जाती है, मतलब ये नाना फडणवीस हावी हो जाते हैं, समझ में, बच्चा है, और वो बच्चे को इतने ज्यादा हावी हो जाता है कि बच्चा इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि बेचारा सुसाइड कर लेता है, समझ आया। पिक्चर में थोड़ा ट्विस्ट है, ये सेम मूवी हो जाती है तो बाहुबली बन जाता है ना इसके ऊपर। तो ये बेचारा सुसाइड कर लेता है, क्यों, प्रोबेबली बिकॉज द हाई हैंडनेस ऑफ द नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस के प्रेशर में आके, सारी पावर की वजह, तो ये बेचारा सुसाइड कर लेता है। लेकिन कुछ हमारे हिसाब से कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो वो क्या है कि जब ये सवाई माधवराव, जब ये बच्चा पावर में आता है, उस समय ये जो गायकवाड़, नाग, भोसले, सिंधिया, होलकर थे, अभी तक ये अलग नहीं होते, अब ये अलग हो जाते हैं, स्टेबलाइज सेपरेट आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन अपना अलग कर लेता है बिल्कुल कि भाड़ में, क्योंकि उनको पता बच्चा है, करने से कुछ रहा। नाना फडणवीस तो एडमिनिस्ट्रेटर, तो डरते डरते हैं, तो अपना खुद का एक अलग पूरे ये स्टेबलाइज कर देता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गायकवाड़, भोसले, सिंधिया, होलकर कब अलग हुए, कब इन्होंने अपनी सेपरेट आर्मी स्टेबलाइज की, तो आप बोलोगे अंडर द रीन ऑफ दी माधवराव 2 या सवाई माधवराव। अब आप बोलोगे माधव नाम सुना सुना सा लग रहा है, हाँ ये सुना सुना लग रहा है, ये नाना साहब के दूसरे वाले बेटे थे, विश्वासराव, माधवराव और नारायण राव। तो क्या हुआ, नारायण राव का नाम ही अपने, मतलब जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम उसके जो बाप के बड़े भाई के ऊपर रख दिया। नारायण राव का बेटा है ना ये माधव राव, तो इसका नाम किसके ऊपर रखा गया है, नारायण राव के बड़े भाई माधव राव के ऊपर। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। इस ड्यूरेशन में महाजी सिंधिया के बारे में बहुत सारी बात हुई है कि महाजी सिंधिया वही है जो 72 के अंदर शाह आलम 2 को वापस दिल्ली लेके आते हैं, ठीक है, जबीता खान को हराते हैं,
और बाद में उसके जो बेटे गुलाम कादिर को भी खत्म करते हैं। तो ये एक तो कुछ तो ये पॉइंट हो गए। दूसरे ग्वालियर के हैं, ग्वालियर के ऊपर है, सिंधिया फैमिली अभी तक चल रही है, जो अभी बीजेपी में शामिल हुए थे, पता होगा आपको, ग्वालियर में, ठीक है। तो इन्होंने बहुत पावरफुल यूरोपियन स्टाइल में आर्मी बनाई, फ्रेंच और पुर्तगीज की मदद ली। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि महाजी सिंधिया ने जो पावरफुल आर्मी अपनी स्टेबलाइज की, उसके लिए किन्होंने किसकी मदद ली? तो उसका जवाब होगा फ्रेंच और पुर्तगीज, डच की मदद नहीं ली है। याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है डच, तो डच का कोई रोल नहीं है, सिर्फ फ्रेंच और पुर्तगीज। सो हैव इक्वल, किसी ने कमेंट किया टू ओवरशूट, किसने कमेंट किया था टू ओवरशूट, राघवेंद्र, हाँ सही बात है राघवेंद्र, टू ओवरशूट कह सकते हैं। ये एक्चुअली कर्व के बारे में बात करें, दो ओवरशूट का मतलब जो दो पीक आ रही थी, तो एक अंडर दी नाना साहब, एक अंडर दी माधवराव, ठीक है। साथ में इन्होंने खुद का एक हथियार खाना, हथियार बनाने की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई, कहां पर? आगरा में। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आगरा और पुर्तगीज के अंदर। बाकी ये इक्वल हिंदू मुस्लिम, मैंने कहा तो कभी सोचना ही मत, ये तो बाई डिफॉल्ट जितने भी बाद में इंपीरियल आने वाले हैं सब सेक्युलर होने वाले हैं। तो इतना तो आपको दिमाग लगाना नहीं किसी ऊपर कि कौन औरंगजेब की तरह था, कोई नहीं था। लास्ट, बालाजी बाजीराव, सॉरी बाजीराव टू, बाजीराव टू। तो ये कौन है? अब सोचो ट्विस्ट दोबारा से, कौन सा? जो शिवगामी ने जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, कौन था वो रघुनाथ राव। तो वो तो ब्रिटिशर्स के पास चला गया, उसका चैप्टर तो क्लोज हो गया। लेकिन जब ये सुसाइड कर गया, कौन? हमारे महेंद्र बाहुबली, छोटा वाला बच्चा सुसाइड कर गया। तो सुसाइड करने के बाद जो अगला पेशवा वही बनाया गया, इस रघुनाथ राव जो ब्रिटिशर्स के पास भाग के गया था, इसी का बेटा। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट आया है पॉलिटिक्स के अंदर। और बाजीराव टू नाम है इनका, ये वापस से क्या बन जाते हैं, मतलब ये रघुनाथ राव के जो वंशज है वो पेशवा की कुर्सी पर आते हैं। लंबे टाइम तक रहेगा, लगभग 22 साल तक, 22 ईयर में। और इनके टाइम पर ही सेकंड एंग्लो मसूर वॉर होगी, मराठा वॉर होगी, और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगी, जिसके बाद पेशवासिप खत्म हो जाएगी। काफी चीज होगी, काफी बड़े बड़े इवेंट होंगे, ठीक है। ये सब डिस्कस करेंगे गवर्नर के टाइम पे। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होगी, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होगी, उसके बाद पेशवा की जो कुर्सी है उसको खत्म कर दिया जाएगा। पेशवा को बोलेंगे जाओ बेट्ठूर में जाके आराम से राज करो, खत्म हो गया तुम्हारा टाइम, ठीक है। वाइल मराठा स्टेट्स आर अलाउड टू एग्जिस्ट एज ए सब्सिडरी स्टेट। अब सब्सिडरी स्टेट क्या होती है, ये हम गवर्नर के टाइम पे पढ़ेंगे। इसी के साथ पूरा सेकंड चैप्टर होता है खत्म। जरा मेंस के क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या हम इस कैपेबल हैं कि जो हमने नया ये सारी चीजें तो मैं पहले भी बताई थी, लेकिन क्या अब इस वक्त हम इतने कैपेबल हैं कि ये सारे मेंस के क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे? तो जरा पढ़ के देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, और आपको सिर्फ यस और नो में जवाब देना है कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो अच्छे से 250 वर्ड्स के अंदर। The emergence of autonomous state in the 18th century represent a transformation rather than collapse of polity. Critically analyze the statement. आराम से पढ़ लो, 5 सेकंड है, और फिर कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप इसका आंसर देने के लिए कैपेबल हो ये सब पढ़ने के बाद। कमेंट सेक्शन ऑन है, यस और नो बताओ बस। नॉन वर्किंग का सॉल्यूशन आपको टेस्ट में करने को मिल जाएगा, लाइक जस्ट ऐसे ही। देखो, एक ही जवाब आया निकी के बाद, बाकी कोई बोल, बाकी सब सो गए क्या 12 बजे तक? निकिता जवाब दे। देखो इतना मुश्किल है। द इमरजेंस ऑफ द ऑटोनोमस स्टेट इन द 18th सेंचुरी रिप्रेजेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन रादर देन कोलैप्स ऑफ पॉलिटी। अब कोलैप्स ऑफ पॉलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन, हमें जो मेन वर्ड है उनको हम पकड़ लेते हैं, उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो एक है ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड आ गया। एक है कोलैप्स ऑफ पॉलिटी, ये हाईलाइट। तो यहां से हम ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे हमें क्या लिखना है। तो दो वर्ड पकड़ लो। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? चीजें बदलनी, चीजें चेंज होनी। सो 18th सेंचुरी से पहले क्या था? मुगल डायनेस्टी स्टेबलाइज थी। 18th सेंचुरी के बाद मराठा डायनेस्टी स्टेबलाइज हुई। 18th सेंचुरी के अंदर ही सिख डायनेस्टी स्टेबलाइज हुई। 18th सेंचुरी के अंदर ही हैदराबाद स्टेट बना। 18th सेंचुरी के अंदर ही अपना बंगाल स्टेबलाइज हुआ। तो ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो सिस्टम है, जो स्टेट्स है, जो ऑटोनोमस स्टेट है, वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई एक मुगल की सब्सिडरी स्टेट से एक इंडिपेंडेंट स्टेट होने की तरफ। आप यहाँ डिफरेंट स्टेट्स का एग्जांपल दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट, रिबेलियन स्टेट, ठीक है, कि किस तरह से इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्म हुई, किस तरह से अलग हुई, वो चाहे एग्जांपल। कोलैप्स ऑफ पॉलिटी का मतलब क्या है? पॉलिटी कोलैप्स कैसे होती है? किसी भी, अगर मैं बोलूं पॉलिटी कोलैप्स कैसे होती है, जब आप किसी जगह एम्पायर स्टेबलाइज करे बैठे हो, वहां सडनली कोई रिवॉल्ट हो गया मान लीजिए, और वहां तख्ता पलट हो गया, फिर हटा दिया गया उसके एक दूसरा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ।
ऐसा कुछ नहीं है कि मुगल को हटा के कोई दूसरी पावर आई, लोगों ने धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन जो अंडर काम करे तो वो अपनी अपनी एक ऑटोनोमस स्टेट बनाना चालू कर दिया। तो ये नहीं बोलेंगे हम कि कोलैप्स ऑफ पॉलिटी की तख्ता पलट जैसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जो न्यू स्टेट है वो एज जो अलग जो पावरफुल लीडर्स थे उन्होंने अपनी खुद की एक टेरिटरी जो बना दी और वहां पे उन्होंने एक्सपांड करना स्टार्ट कर दिया, खुद का एक ऑटोनोमस रीजन बोल सकते हैं, ऑटोनोमस स्टेट स्टेबलाइज कर दी। ठीक है, हाँ, चेंज ऑफ द पावर सेंटर एक गुड वर्ड है। ठीक है, तो इस तरह का हम यहाँ आराम से कोड कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को लिखने के बारे में, जो मैंने दो इंपोर्टेंट हाईलाइट किए। बताइए, आप समझ में आ गया, लिख सकते हो? और ये ऐसे ना वर्ड से देखकर कभी घबराना मत मेंस में कि इस तरह का खतरनाक बड़ा है तो क्या लिखे, बाबा रे बाबा, डर गए और बैठ के रोने लग जाओ कि हम तो एक साल की मेहनत बर्बाद हो गई और वहां बैठ के रो, ऐसा नहीं करना। ये जो क्वेश्चन तुम्हारे लिए सबके लिए। तो लोग तो इतना कचरा कचरा लिखते हैं ना, मैं आपको फर्स्ट रैंक की कॉपी दिखाऊंगा, फर्स्ट रैंक की कॉपी दिखाऊंगा और उसके आंसर आप देखना, आप बोलोगे यार इसकी फर्स्ट रैंक कैसे आ गई। कुछ आंसर तो इतने बेहुदा लिखे हैं। एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना तो उसके सामने सब लोगों की कॉपी आती है और सबके आंसर ऐसे होते हैं टूट फट, तो सबका ऑलमोस्ट सेम आंसर हो, सबका सेम, बट बहुत कम ऐसे होते हैं जो हटके होते हैं, बहुत कम ऐसे, क्योंकि उतना टाइम मिलता ही नहीं है एग्जाम में सोचने के लिए। एक क्वेश्चन है, कितना सोचोगे, तो जो भी दिमाग में फटाफट फटाफट आता है वो हम उतार देते हैं। अब एक अकेला हिस्ट्री, अब देखो मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मुझे हिस्ट्री याद है, अभी याद है मुझे, 6 महीने बाद याद रहेगी नहीं उसका मुझे कोई गारंटी नहीं है। 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, करंट अफेयर हो जाएगी, ऐसे एथिक्स के टॉपिक होंगे, प्लस ऑप्शनल भी होगा। आप सोचो वो बंदा जब एग्जाम में जाएगा क्या उसको हर पॉइंट याद होगा? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। तो वो जो भी आएगा फटाफट उतार देगा। ऐसा तो नहीं है कि 2 घंटे मुझे इस क्वेश्चन के लिए पूरा दिन मिल रहा है, मैं बैठ कर तसल्ली से लिख रहा हूँ। तो लिमिटेड टाइम में लिखना होता है तो घबराओ मत, सबका आंसर एक जैसा होता है, इजिली क्रैक कर किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट थोड़ा सा जो डर है वो डर खत्म करना है। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द एक्सपांशन ऑफ द मराठा पावर अंडर द फर्स्ट 3 पेशवास। व्हाई डिड द मराठा फेल टू एस्टेब्लिश ए पैन इंडिया एम्पायर? अब जरा बताओ, इसका आंसर कर सकते हो यस और नो। अगर इसका किसी ने भी नो लिखा ना, किसी ने भी नो लिखा ना, कसम से सपने में आऊंगा, चप्पल चप्पल मारूंगा तुम्हारे, अगर किसी ने नो लिखा तो इसकी, अगर किसी ने भी नो लिखा तो। हाँ, ये तो पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने आपको, एक एक पेशवा के बारे में, और क्यों फेल हुए उसके रीजन भी बताए मैंने आपको। उंगली करने की आदत मेन तो वही था। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्कस द कॉसेज ऑफ द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ द रीजनल किंगडम विद स्पेशल रेफरेंस टू डेक्कन इन द 18th सेंचुरी। आराम से बता दोगे कि क्यों वो राइज हुई, क्यों इनका ग्रोथ हुआ। वही मैंने बोला, जब भी ऐसे कुछ मेट्रिक याद है कि जब भी कॉज या कुछ ऐसा आता सब में क्या लगा दो, सब में क्या छाप दो, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या, सब में क्या लिखोगे जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो? मुगल, डिक्लाइन ऑफ द मुगल, बिल्कुल। जब भी ऐसा क्वेश्चन है वो सारे रीजन छाप दो एक करके, ये लो, वो सबके लिए फिट बैठते एकदम, बिल्कुल बिल्कुल छाप दो। स्पेशल रेफरेंस टू द डिक्लाइन मतलब डेक्कन मतलब मराठा, मराठा और निजाम उनके बारे में थोड़ा सा ज्यादा बता दो, वो डेक्कन के बारे में बात हो जाएगी। आइए नेक्स्ट, the first part of the 18th century saw the decline of the Mughal. The last part saw the rise of the British, and the middle part saw the swaying political fortunes of the Maratha. आपने देखो पहला पार्ट तो आपने पढ़ लिया अच्छे से, डिक्लाइन, दूसरा पार्ट भी आपने पढ़ लिया, राइज ऑफ द मराठा। अभी आपने लास्ट पार्ट नहीं पढ़ा है ब्रिटिशर्स के बारे में, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन क्या अगर ये क्वेश्चन आपको 250 वर्ड्स में दिया जाए तो 250 वर्ड मुझे लगता है बहुत कम है। आपको जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से 250 वर्ड तो आपसे डिक्लाइन में भर दोगे, पहले पार्ट में भर दोगे। ठीक है, तो अब ये हमको बहुत सोच समझ के लिखना। मेरी बात सुनो, बात सुनो, लिख तो तुम दोगे, लिख तो तुम अनाप शनाप दोगे, लेकिन कैसे लिखना मैं आपको समझाता हूँ। इसमें 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है ना, क्या? फर्स्ट पार्ट डिक्लाइन ऑफ द मुगल, सेकंड पार्ट राइज ऑफ द मराठा, और थर्ड राइज ऑफ द। अब 250 वर्ड है, 3 पार्ट है, तो तीनों को कितने में डिवाइड करोगे आप? तीनों को कितने में डिवाइड करोगे बताओ? कितने पार्ट में डिवाइड करोगे? 250 वर्ड में अगर आपको करना है तो कितने में करोगे? 85, 85 नहीं, आपको स्टार्टिंग के कम से कम 20 से 25 वर्ड इंट्रोडक्शन, लास्ट के 20 से 25 वर्ड कंक्लूजन, लगभग 50 वर्ड गए, या मैं मानता हूं लगभग, तो आप 70 वर्ड्स गए, तो 180 वर्ड बचे, उसमें से 60 में डिवाइड करना है। मतलब 60 वर्ड्स ही आपके पास किसके लिए? पहले पार्ट के लिए 60। तो आपको बहुत समझदारी से लिखना है, मतलब वो जो सारे पॉइंट है ना, सिर्फ पॉइंट छापने और सारे नहीं लिखने मुगल के डिक्लाइन के, क्योंकि अगर तुमने सारे लिख दिया ना जगह नहीं बचेगी तुम्हारे पास। तो यहाँ बहुत समझदारी से उसमें से जो अच्छे अच्छे पॉइंट है वो छाप देना, मराठाओं के जो अच्छे अच्छे पॉइंट है वो छाप देना, अंग्रेजों के लिए फाइनली एक बढ़िया सा कंक्लूजन लिख देना।
क्या लिखोगे बढ़िया से कंक्लूजन में? मैं बता, जब भी कंक्लूजन आए ऐसा केसेस में आए तो थर्ड बैटल और पानीपत वाला कंक्लूजन भी आप कहीं ना कहीं चिपका सकते हैं और थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हैं कि भैया इसमें क्यों हुआ, क्या हुआ, मराठाओं की पॉलिसीज, जो औरंगजेब की सोशो रिलीजियस पॉलिसी थी, उसके बाद जो वीक सक्सेसर आए, देयर आफ्टर जो मराठाओं की जो एग्रेसिव एक्सपांशन हुआ, ठीक है, बाद जो मराठाओं के जो दूसरे जो किंगडम्स हैं उनके साथ जो जिस तरह का उनका एटीट्यूड रहा, एंड फाइनली जो इंटरनल जो 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 हमारे जो किंग्स होते हैं उनके जो उनके जो क्या बोलते हैं मिनिस्टर्स, और जो ना वो जो भाई भाइयों के अंदर जो पंगा चलता है, उसकी वजह से ये अंग्रेजों के लिए अपने आप को स्टेबलाइज करना बड़ा आसान रहा। तो वो फाइनली आप कंक्लूजन के अंदर दो चार लाइन लिख के कंक्लूड कर सकते हैं, तो इसलिए आप इससे आपका आंसर थोड़ा बेहतर लगेगा। एक और, इट वाज द मराठा नॉट दी, मैंने बताई दी आपको पहले, इसके बारे में पहले बात होगी कैसे लिखना है, सब कुछ पहले बता दिया। फिर यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन, clarify how mid 18th century India was beset with the spectre of the fragmented polity। तो ये क्वेश्चन आएगा, देखो यूपीएससी 2017 ने क्या करा इसमें, आप सोचो, मैं एक बार सोल्यूशन बता दूं, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, क्लेरिफाई हाउ मिड 18th सेंचुरी इंडिया वाज beset with the spectre of the अब बहुत सारे वर्ड का मतलब आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन एक चीज पढ़ के एक जो फीलिंग आती है, वो फीलिंग क्या बोल रही है कि ये भाई साहब ये बोलना चाह रहा है कि मिड 18th सेंचुरी में पॉलिटी तहस नहस क्यों हो गई, मतलब मोटा मोटा तो ये यही बोलना चाह रहा है। तो बस फिर तो पॉइंट पकड़ते ही तो तुम फाड़ दोगे इस पे, उसको पूरा पूरा लिख डालोगे A to Z, क्योंकि सारा तुमको अच्छे से पता है। 16th सेंचुरी में पूरा बता दो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, मुगल इंपीरियल एपेक्स बॉडी होता था, प्रोविंसेस पे मनसबदारी सिस्टम होते थे। लेकिन मिड 18th सेंचुरी में क्या हुआ, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन और रीजन इंस्टेबिलिटी मेन रीजंस रहे, ठीक है, आइडियल अपॉर्चुनिटी फॉर द यूरोपियन पावर, इस तरह से मतलब बहुत कुछ लिख सकते हो इसके ना, पूरे ही आपके पास आजादी है, जो चाहे उसमें लिख दो, मतलब जो चाहे होगा, मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसमें से, ऐसा नहीं कि इसमें गाना लिख के आ रहे हैं एक सेमेस्टर एग्जाम की तरह। यूपीएससी 2014 2014 थर्ड बैटल पानीपत ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ पहले लेक्चर के अंदर अच्छे से कि किस तरह से इसको लिखना है, पूरा मैप वैप बना बनू के। एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट ब्रीफ नोट्स ऑन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। चौथ आंसर दे इसमें जगह सेट। अब जगह सेट के बारे में आपको पता ना, वो चार मैं बता ना हड्डी डालने वाले कुत्ते जो अंग्रेजों के पास चले गए थे, मैंने थोड़ा कठोर वर्ड इस्तेमाल करता हूँ बट सही लोगों के सही वर्ड है। और दूसरा इनके बारे में पता, जगह सेठ फाइनेंशियर्स, तो मर्चेंट फाइनेंशियर से, फिर कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सिराजुद्दौला विद ब्रिटिशर इन दी बैटल ऑफ प्लासी। तो बस इतना सा आपको लिखना था, बहुत लिमिटेड वर्ड के अंदर ये क्वेश्चन था और इसको एक्सप्लेन करना था। तो इसी के साथ दो चैप्टर कंप्लीटली मेरे फिनिश होते हैं, टेस्ट में आएंगे, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा।